नरेंद्र मोदी भारतीय संविधान के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। अगर आप देखें तो जो सोशलिस्ट आइडिया है जिसकी बात इस बार राहुल गांधी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन एज आइडिया अगर आप लेकर आते हैं या आपको वेल्थ क्रिएशन से प्रॉब्लम है तो आप क्या बांटेंगे? गरीबी बांटेंगे ना। फिर तो आप ये दुनिया बनी है इसलिए क्योंकि आदमी को पैसे कमाने हैं, इसलिए कि उसको और पैसे कमाने हैं। 2004 में आते ही आंध्र प्रदेश सरकार से उन्होंने 4.5% पहले आरक्षण लागू करवा दिया मुसलमानों का, और उसमें भी जब कोर्ट ने मना किया तो उन्होंने बाकायदा एक्ट पास कर दिया कि 5% देंगे, 5 कर दिया उसको, सिर्फ मुसलमानों के लिए, सिर्फ मुसलमान, ओबीसी से काट के। कांग्रेस का घोषणा पत्र अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 2009 का, द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज पायनियर्ड रिजर्वेशंस फॉर माइनॉरिटीज इन केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश in government employment and education on the basis of their social and economic backwardness. We are committed to adopt this policy at the national level. अच्छा, तो ये उनके ये ऑलरेडी घोषणा पत्र में नहीं क्लियरली लिखा जा चुका है। ये जब मैंने पहली बार सोशल मीडिया पे डाला तो लोग चौंक गए कि मतलब ये बोल चुके हैं ये। नमस्ते एंड हेलो, आप सभी का स्वागत है न्यू इंडिया जंक्शन के पॉडकास्ट पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्शन का सीज़न चल रहा है। हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इंडियंस या भारतीय कहीं ना कहीं इलेक्शन सीज़न में ही थोड़े संवेदनशील होते हैं, समाज के बारे में प्रश्न पूछते हैं। और ऐसे में हमने सोचा क्यों ना चले बात करने एक ऐसे शख्स से जो कि सोशियोलॉजी में ट्रेंड हैं, राइटर हैं, थिंकर हैं, एक्टिविस्ट हैं, एंड यू नेम द मीडिया हाउस, वो इंडिया टुडे हो, वो जी न्यूज़ हो, वो CNBC हो, वो प्रिंट हो, वो इन सब न्यूज़पेपर्स और मीडिया हाउसेस में या तो एडिटर की तरह या कंट्रीब्यूटर की तरह उन्होंने, मैं कहूँगी जो हमारी डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ हैं उनकी आवाज़ को मेन स्ट्रीम करने का बहुत बड़ा काम किया है। सो अ बिग वेलकम टू यू प्रोफेसर दिलीप मंडल जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। पहला क्वेश्चन तो मुझे ये बताइए कि मैं आपको कैसे संबोधित करूँ? प्रोफेसर मंडल सर कैसे बोलूँ मैं? नहीं, देखिए, एक तो बहुत मुझे लगता है कि ग्राउंड रूल है, लगभग हाइजीन जैसी बात है कि बहुत ज़्यादा इज्जत किसी को देनी नहीं चाहिए। नहीं देनी चाहिए। ना, nobody deserves too much इज्जत। we don't know the layers actually। और उसके अलावा ये भी है कि जब हम किसी को मतलब जी बोल देते हैं, किसी के चरण स्पर्श कर लेते हैं तो एक हायरार्की में चले जाते हैं, तो वो आपके मतलब पूरा फिर बहुत कुछ सेट हो जाता है उसी समय, जिस समय आपने किसी को जी बोल दिया है। जी बोल दिया तो इज्जत देनी है, जरूरत नहीं, पता नहीं वो आदमी इज्जत का हकदार है भी नहीं है, पता नहीं कल को कुछ कर्म कर जाए। तो शुड बी वेरी गार्डेड एंड और हम इक्वल फुटिंग पे रहें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ऑलवेज बेटर। ये एकदम सोशियोलॉजी के प्रोफेसर बोल रहे हैं कि नहीं, मैं किल द हायरार्की। एक आदमी बोल रहा हूँ जहाँ से मेरी एपिस्टेमोलॉजिकल फ्रेम्स हैं, तो मतलब जहाँ से मैं सोच कि मेरी ज्ञान मीमांसा का क्षेत्र जहाँ शुरू होता है जी, उस ट्रेनिंग का शायद हमारे परिवार से भी ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा चरण स्पर्श वगैरह चक्कर में पड़ना मत। अच्छा, ठीक है। मेरे पापा भी पसंद नहीं करते। ठीक है, तो मैं आपको फिर दिलीप या दिलीप जी बोलूँगी। ऑलराइट, तो मेरा पहला फिर दिलीप जी, वो मेरी ट्रेनिंग है। वो मेरी ट्रेनिंग है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए दिलीप जी, अभी मेरा पहला प्रश्न तो आपसे ये है, आप ट्विटर या एक्स पर बहुत ही एक एक्टिव वॉइस हैं, एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं आजकल सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा ज़रिया है टू इन्फ्लुएंस वोटिंग डिटर्मिनेंट्स। और अभी मैंने आपका एक ट्वीट देखा था कि मैं एथीस्ट हूँ, लेकिन मैंने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जब वो गई राम मंदिर, तो आपने उस चीज़ का बड़ा स्वागत किया। तो इस मिक्स्ड सेंटिमेंट को ज़रा समझाइए। देखिए, निजी तौर पर मैं क्या हूँ, ये मेरा निजी क्षेत्र है, मैं चीज़ों को कैसे देख रहा हूँ, लेकिन मैं भारत को, भारतीय समाज को और यहाँ के जो प्रीडोमिनेंट जो रिलीजन है हिंदुइज़्म को वो किस तरह से देख रहा हूँ, वो फिर एक अलग एरिना है, अलग मेरी गेज वहाँ पर है। तो निजी जीवन में कुछ भी हो सकता हूँ, लेकिन ये बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है कि यहाँ की जो सबसे बड़ी कम्युनिटी, सबसे बड़ा जो ग्रुप है इंडिया का, वो एक रिफॉर्म के प्रोसेस में है।
आप याद कीजिए कि सिर्फ 100 साल पहले 1924 में एग्जैक्टली मुझे अच्छा याद आया कि केरला के वैकुम में इस बात के लिए सत्याग्रह करना पड़ा था गांधी जी को और पेरियार साहब को कि मंदिर के सामने से गुजरने वाली एक सड़क जो है इस पर चलने का अधिकार सबको मिल जाए, जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट की तरह जाना और इसका नेक्स्ट पड़ाव एक तरह से आप देखिए कि 1930 में नासिक के काला राम टेम्पल, राम की मूर्ति वहाँ पर काले पत्थर से बनी है, तो काला राम टेम्पल बहुत इंडिया के फेमस टेम्पल्स में है। वहाँ प्रवेश के लिए जब बाबा साहब गए तो वहाँ लाठियाँ चली और पत्थर चले, 5 साल वो सत्याग्रह चला, काला राम टेम्पल सत्याग्रह। और इसी समय लेकिन एक सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है और सावरकर, जिसको लोग ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम बाइनरीज की वजह से जानते हैं, लेकिन सावरकर एज ए रिफॉर्मर बहुत कम अंडरलाइन हुआ है और इसको मतलब हिंदुत्व के लोगों ने भी बहुत कम उसको अंडरलाइन किया है कि 1930 में, मतलब 1931 में कालाराम टेम्पल मूवमेंट शुरू होने को रिस्पॉन्ड किया उन्होंने और रत्नागिरी में पतित पावन टेम्पल बनाया जिसमें उन्होंने इसके दरवाजे सबके लिए खोल दिए। अच्छा। तो कम्युनिटी डाइनिंग, ये सारे आइडियाज़ गांधी के बहुत बाद में आते हैं। गांधी इस समय तक कह रहे हैं कि टेम्पल एंट्री सबकी हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए हिंदुओं की भावनाओं का आहत नहीं करना चाहिए, उनकी सहमति से करना चाहिए। उस समय सावरकर कहते हैं कि नहीं, टेम्पल एंट्री शुड बी फॉर टेम्पल शुड बी अ पब्लिक प्लेस फॉर ऑल हिंदूज, एवरीबडी शुड बी अलाउड इन। सो ये जो आगे बढ़ना है, इसी ये बीजेपी जो एक तरह से पॉलिटिकल हिंदुत्व है वो कई बार ज़्यादा रिफॉर्मिस्ट है इन कंपैरिजन टू संस्कारी हिंदू, जो गांधी तमाम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम और अछूतोद्धार कर रहे थे, लेकिन इसका टेंजेबल अप्लाइड ठोस मतलब जिसको हम देख सकते हैं वो सावरकर और बाबा साहब कर रहे थे। अलग अलग तरीके से दोनों के विचारों में भिन्नता भी है, दोनों को हम एक तराजू पे तौल नहीं सकते। तो इसी के अगले कदम के तौर पर मैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना ही अपने आप में इतना हिस्टोरिकल है, जो भारत की सबसे परसिक्यूटेड कम्युनिटी है उसके एक महिला को, और आप एक बहुत साधारण परिवार के एक महिला को आप राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाते हैं। ये लगभग उस तरह का हिस्ट्री बनाने वाला मोमेंट है जो व्हाइट हाउस में ओबामा का आना है, उतना ही बड़ा है ये, उतना ही उसका जो एक तरह से वो इपॉक चेंज हो जा रहा है, जहाँ पर आप एक फेज से दूसरे फेज में चले जाए, मोमेंट हुआ, सोसाइटल डायनामिक्स। एग्जैक्टली। और इस वजह से जो हिंदू समाज महिलाओं को गर्भगृह तक कतई नहीं जाने देता था, और उसमें से आदिवासी महिला की तो आप सोच ही नहीं सकते हैं, उसको गर्भगृह के अंदर तक, जहाँ पर आमतौर पर मिनिस्टर्स वगैरह भी नहीं जाते, वहाँ तक उनको लेकर जाना और पूरे सम्मान के साथ सारे लोग अदब के साथ वहाँ उनके सामने खड़े हुए, जो भी जिनकी आस्था है वो मंत्रों का पाठ हुआ, उसमें वो शामिल हुई। तो ये एक तरह से, और हम ऑलमोस्ट ह्यूमैनिटी के बहुत बड़े पार्ट है ना हिंदू। मुझे लगता है कि दुनिया का हर नवा आदमी हिंदू है, और ये सुधर जाए तो दुनिया सुधरती है ना। राइट। हाँ, हम ह्यूमैनिटी के बहुत बड़ा हिस्से हैं। हाँ, और हम अगर कोई जो करते हैं उसका वो ग्लोबल है। हाँ, उसके रिपल्स जो हैं ग्लोबल है, ग्लोबल है, और कल को हो सकता है कि ये, और कई बार ये कॉन्टेजियस भी होता है कि एक को देख के दूसरा सीखता है, तो ये बाकी टेम्पल्स में भी चला जाएगा। जो राम टेम्पल में हो गया तो आपको जाने देंगे, और हो सकता है कल मस्जिदें भी खोली जाए महिलाओं के लिए इसी तरह से। हो सकता है कि रिफॉर्म प्रोसेस, हालांकि मुस्लिम्स का थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो एक स्क्रिप्चर से चलते हैं, और स्क्रिप्चर्स से बाहर जाना उनके लिए बहुत टफ है। इंडिया में तो कितने स्क्रिप्चर्स हैं, मतलब हिंदू का सबसे बड़ा विद्वान भी नहीं बता सकता है कि कितने धर्म ग्रंथ हैं और कौन क्या है। इवन नास्तिक जो है वो भी हिंदू फोल्ड के अंदर है। चारवाक का जो सिद्धांत है वो ईश्वर को मान रहा है, वेदोक्त प्रमाण नहीं भी मान रहा है, स्टिल ही इज इनसाइड दैट पार्ट ऑफ होल, वो भी मतलब है। तो इसलिए मैं इसको बहुत ही अच्छा मानता हूँ कि एक बहुत अच्छा कदम है, और इससे हिंदू धर्म कमजोर नहीं पड़ेगा, मजबूत होगा, और हिंदू मजबूत होता है तो भारत मजबूत होता है ना। राइट। आपने मैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे जाने से पहले आपने एक बात कही कि पॉलिटिकल हिंदुत्व भी बहुत, इट कैन गो अ फार वे इन टर्म्स ऑफ, ये ज़्यादा आगे जाता है एक्चुअली। हाँ, ये ज़्यादा पॉलिटिकल हिंदुत्व तो मैं बता रहा हूँ इसको क्यों। आप देखिए, जो संस्कारी हिंदू है वो ज़्यादातर प्राइवेट स्पेसेस में या कम्युनिटी स्पेसेस के अंदर काम करता है।
पॉलिटिकल हिंदुत्व को बहुत सारे इंटरसेक्शंस को काम करना पड़ता है, अलग अलग रिलीजन्स के साथ, पूरे इतने बड़े देश में इतनी डाइवर्सिटी के साथ उसको मतलब 300 सीट जीतनी है, मान लीजिए पॉलिटिकल हिंदुत्व का प्रोजेक्ट है, या 400 सीटें जीतनी अगर ये प्रोजेक्ट है, तो उसका काम कैसे होगा आप? इसलिए मैं कई बार सजेस्ट करता हूँ कि इवन पॉलिटिकल साइंस के हर विद्यार्थी को सावरकर की हिंदुत्व पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो आइडियोलॉजी अल्टीमेटली इसमें देश पर राज कर रही है। आप क्रिटिकल होइए, जरूरी नहीं है कि आप उससे कोई और नहीं होना चाहिए कि हाँ इतना शानदार, लेकिन आप क्रिटिकल होने के लिए पढ़ने की ज़रूरत है। तो अगर हिंदुत्व, पॉलिटिकल हिंदुत्व को प्रिवेल करना है, उसको अगर विक्ट्री चाहिए, तो उसको हिंदू फोल्ड के अंदर में लार्जेस्ट पॉसिबल यूनिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि पोस्ट 90 बल्कि उससे पहले भी जनसंघ या बीजेपी को जनरली, जो भी अभी तक जितने ओपिनियन पोल्स, जितने आंकड़े, जितनी स्टडीज हुई हैं CSDS से लेकर इलेक्टोरल बिहेवियर की, मुस्लिम्स वोट नहीं करते हैं। अभी नॉर्थ इंडिया में कई सारे इलाके हैं जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन 20% से ज़्यादा है। 101 सीटें ऐसी है भारत में लोकसभा की जिसमें कि मुस्लिम पॉपुलेशन 20% से ज़्यादा है। तो बीजेपी की रेस इन सारी सीटों पर -20 से शुरू होती है। अभी सारा हिंदू एकजुट रहे, हिंदू के अंदर की फॉल्ट लाइन कम से कम रहे, उनके अंदर के कॉन्ट्राडिक्शंस सबसाइड हों, सारे हिंदुओं को लगे कि वो हिंदू है और उसमें उसको इज्जत मिल रही है, फीलिंग आए। इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस भारत में किसको है? बीजेपी चाहेगी ना कि जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, OBCs हैं, इसके बीच इनको भी एम्पावर्ड होता हुआ देखें। इसलिए आप देखिए कि पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 27 OBC मंत्री बीजेपी बनाती है। राइट। ये काम कोई और पार्टी नहीं कर पाई। इवन जब प्रो OBC देवेगौड़ा या VP सिंह भी बने, तब भी ये कभी नहीं हुआ कि एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन और उसको कमेटियों में जगह देना। या ऐसा क्यों हुआ होगा कि 86 से मेडिकल एजुकेशन के ऑल इंडिया कोटा वो चला रहा है, OBC रिजर्वेशन इसमें जाकर 2021 में क्यों लागू होता है? क्योंकि बीजेपी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हिंदुओं के सबसे बड़े हिस्से को वो अपने साथ रखे, वरना बीजेपी कुछ भी नहीं है। बीजेपी जहाँ पर हिंदुओं के इन तमाम तबकों को नहीं लेके चल सकती है, वहाँ पर, या सोचिए ना, जब ये बीजेपी नहीं कर रही थी, जब उसके शिखर पर एक OBC का आदमी नहीं था, तब बीजेपी कभी बहुमत नहीं हासिल कर पाई। इवन टावरिंग पर्सनालिटीज वाजपेयी और आडवाणी के समय में बीजेपी को बहुमत कभी नहीं मिला। और उससे पहले जब वो ब्राह्मण बनिया पार्टी थी, तब तो वो 20, 30, 40 सीटों पर सिमट कर रहती थी। तो उसका जो सबल्टर्न हिंदुत्व की तरफ जो एक ज़्यादा ब्रॉड फ्रेम बनाने की उसकी जो कोशिश है, ये सावरकर हिंदुत्व है। और सावरकराइट हिंदुत्व के अंदर में वो सारे इंडिक रिलीजन्स को लेते हैं, और इसलिए सावरकर हिंदुत्व की जो डिफिनेशन, उसमें बुद्धिस्ट, जैन, सिख, ये सारे शामिल हैं, क्योंकि वो एक बाइनरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बाहर के रिलीजन्स हैं और इंडियन रिलीजन है, ये एक तरह से उनके लिए सिविलाइजेशनल एक कंटेस्टेशन या वॉर है, और उसमें वो हिंदुत्व को प्रिविलेज होता हो तभी देख रहे हैं जब हिंदू के अंदर के सारे फॉल्ट लाइंस ब्लर हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूनिटी हो। तो इसलिए पॉलिटिकल हिंदुत्व से आप रिफॉर्म के प्रोसेस की ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं। जैसे आप देखिए ना, द्रौपदी मुर्मू तो कायदे से पहले भी ऐसा कोई आदमी बन सकता था, कांग्रेस के टाइम पे बन सकता था वो तो, इससे या इलियाराजा जो संगीत के भारत के सबसे बड़े 2-3 नाम लेंगे तो उसमें उनका नाम निश्चित रूप से होगा। उनको राज्यसभा में नॉमिनेटेड कैटेगरी से भेजना है। ये हिस्ट्री में पहली बार किसी शेड्यूल कास्ट के आदमी को नॉमिनेटेड कैटेगरी से राज्यसभा में भेजने का काम ये क्यों हो रहा है? बीजेपी के समय ही हो रहा है। तो कुछ चीज़ें बीजेपी को, और इसमें कोई बीजेपी का बेनोवलेंस भी नहीं है, ये कोई वो बहुत उदार हैं जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो ये सब कुछ उनका स्ट्रेटजिक हो, लेकिन कोई काम अगर हो रहा है और अच्छा हो रहा है, हाँ, जब तक वो एक वो है ना डेंग जियाओपिंग जो माओ के बाद चाइना के मतलब टॉप लीडर बने, उन्होंने कहा कि बिल्ली काली है सफ़ेद है इससे फर्क नहीं पड़ता है, जब तक वो चूहे पकड़ रही है तो कैपिटलिज्म है, मार्क्सिज्म से फर्क नहीं पड़ता है। चाइना का की इकोनॉमी ग्रो कर रही है ना, तब तक ठीक है, तो थोड़े से कैपिटलिज्म भी ले लेते हैं। चूहा पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो
हिंदुत्व के अंदर, हिंदू फोल्ड के अंदर जितनी कास्ट है, अगर उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका एम्पावरमेंट जो कर रहा है, जैसे हो रहा है, पॉलिटिकल हिंदुत्व करे, संस्कारी हिंदुत्व करे, जो करे ले लेना चाहिए। सही, ओके, पॉइंट मेड। ये हमने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करी। अगर हम थोड़ा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर आए, तो आपके हिसाब से, एंड आप स्टडी कर रहे हैं डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ को टेंजिबल टर्म्स में, क्योंकि लेट अस टॉक अबाउट टेंजिबल टर्म्स ओनली। पिछले 10 सालों में 2014 से 2024 तक, क्या आप हमें बताएंगे कि एक जो आम हमारा SC ST भाई बहन हैं, जो गांव में रहता है, अर्बन नहीं है, जो क्रीमी लेयर में नहीं है, उनके जीवन में टेंजिबली क्या फ़र्क आया है पिछले 10 सालों में? देखिए, 10 साल में जो हुआ है, मुझे लगता है कि ये एक बड़े प्रोसेस का पार्ट है। एंड दैट प्रोसेस स्टार्टेड इन 1990s विथ नरसिम्हा राव। यू कैन क्रिटिसाइज हिम फॉर सो मेनी रीजंस, बट एक डिसरप्शन जो है वो नरसिम्हा राव करते हैं, क्योंकि इंडियन इकॉनमी उससे पहले, जिसको बहुत गलत तरीके से उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं इकोनॉमिस्ट की, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की, मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा, उसको हिंदू पता नहीं क्यों बोलते हैं, उसको वो कुछ भी बोल सकते हैं, क्यों नहीं उसको वो, मतलब वटेवर। सो बहुत स्लो इकोनॉमी बढ़ रही थी, और इंडिया और चाइना वगैरह जो लगभग एक साथ आज़ाद हुए देश हैं, एक तरह से, मतलब रिपब्लिक बने हुए देश हैं, उसमें इंडिया उस समय एक तरह से कंपैरेटिवली स्लो या एट पार या ग्लोबल दुनिया जहाँ जा रही थी उससे बहुत कम स्लो चल रहे थे। तो एक डिसरप्शन वहाँ आ गया कि उन्होंने ये कहा मार्केट खोल दो, ये नहीं हो सकता है कि एक कंपनी स्कूटर बना रही है और उसको टेढ़ा करके स्टार्ट करना पड़ रहा है, फिर भी हम उसी के साथ चलेंगे। सो लेट्स ओपन द मार्केट और सारी दुनिया की अच्छी कंपनी आए और लेट देम कम्पीट। उनको मतलब आप मतलब एक ऐसा बेबी नहीं बनाइए जो कि मतलब जिसको आपने गोद से उतारा ही नहीं और 5 साल तक चलना नहीं सीख रहा है। तो इंडियन इंडस्ट्री इस तरह से बहुत प्रोटेक्टेड तरीके से चली है। अभी देखिए ना, आपको अब होंडा से लेकर और इटली की ये सारी जो स्कूटीज कंपनी आ गई है, तो आज आप पूरा बदल गया, सब कुछ बदल गया। आप सोचिए अगर यही 2 कंपनी को अलाउ करते और पहले से लाइसेंसिंग से फिक्स कर देते कि आपको साल में 40,000 बनाना है, आपको साल में 80,000 बनाना है, और 80,000 बनाने की इजाज़त देने के लिए जो पॉलिटिकल क्लास है वो उससे, और रिश्वत खाता वो अलग था। इसकी जगह पर बहुत अच्छा है कि मार्केट के लिए इसको छोड़ दिया। और दुनिया एक्चुअली अगर आप देखें तो जो सोशलिस्ट आइडिया है, जिसकी बात इस बार राहुल गांधी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन एज आइडिया अगर आप लेकर आते हैं, या आपको वेल्थ क्रिएशन से प्रॉब्लम है, तो आप क्या बांटेंगे? गरीबी बांटेंगे ना। फिर तो आप ये दुनिया बनी है इसलिए क्योंकि आदमी को पैसे कमाने हैं, इसलिए कि उसको और पैसे कमाने हैं, और पैसे के बाद और कमाना है। इसने पूरी दुनिया बनाई है, वरना हम लोग अभी भी जंगल वगैरह में कहीं पर रह रहे होते। तो पूरी जो ग्लोबल सिविलाइजेशनल जिस स्टेज पर हम पहुँचे हैं, इसको आप पैसा कमाने की गंदे तरीके से कहें तो उसकी भूख या जो उसकी हवस है, इसके बगैर ये सिविलाइजेशन यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और आदमी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आदमी जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करता है। वो मतलब आदमी एक 80 साल की उम्र में दुकान चला रहा है, तो वहाँ भी थोड़ा सा मतलब कम वजन दे के तोलना चाहता है कि थोड़ा सा पैसा बच्चे के लिए और अच्छा कर दें, और मतलब आदमी 60 साल की उम्र में यहाँ करप्शन कर सकता है कि बच्चे को लिए छोड़ के चले जाएं, इसके लिए पड़ोसी से लड़ सकता है, अपनी बेटी से लड़ सकता है, अपनी बेटी का हक मार सकता है कि बेटे को देना है। तो बेटा उसके लाइफ का एक तरह से सेंटर है, वही क्योंकि पिंडदान करेगा वही आपको स्वर्ग भेजेगा। तो पूरा वो फिलोसॉफिकल आइडिया के अंदर बेटा आप देखिए ना, कोई पॉलिटिकल फैमिली है जो अपने बेटा रहते हुए बेटी को आगे बढ़ा रहा है? नहीं, मैं तो आज ट्विटर पे अभी मैंने पढ़ा कि अब राहुल गांधी जी रायबरेली से लड़ रहे हैं। मैंने पूछा प्रियंका गांधी जी जब होता है कि उससे ज़्यादा अच्छी वक्ता है, जहाँ होता है उनकी पॉलिटिकल समझ ज़्यादा हो, नहीं भी हो सकते, लेकिन जो भी वटेवर, वो चांस उनको मिलना नहीं है। तो ये जो जनरेशनल वेल्थ का इंडिया में आइडिया है, ये अगर इसको डिबंक करना होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वगैरह इसको कर चुके होते, बहुत विद्वान लोग थे और तमाम फील्ड के लोग थे उसमें। मतलब उस समय देश के सबसे प्रबुद्ध लोग जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़के उन्होंने देश को याद किया। अगर ये आइडिया होता कि हमको सोशलिस्ट इकोनॉमी में जाना है तो चले गए होते ना। राइट, और उस समय तो सोशलिज्म का बहुत दुनिया में चमक थी। इसके बावजूद मिक्स्ड इकोनॉमी में गए, फाइनली प्रिवेल किया उसमें से कैपिटलिस्ट आइडिया जो है वो प्रिवेल किया, मार्केट ही प्रिवेल किया। इसमें अगर आप ये कह देंगे कि अगले
ये देखिए, हर सोसाइटी के अपने अपने तरीके होते हैं। वेस्ट में हो सकता है कि हर जनरेशन अपना खुद बिल्ड करती है, हालांकि वहाँ भी जनरेशन वेल्थ ट्रांसफ़र होता है, इसके बावजूद वो इसको बहुत चेरिश किया जाता है कि ये मतलब आया और उसने नया कुछ किया और उसने जादू कर दिया। यहाँ पर सारी आप ऐसा डिसरप्शन नहीं कर सकते हैं जो पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ देगा। अगर ये आइडिया ही अपने आप में जो भी बोल रहा है, इवन आप सैम पित्रोदा ये बात बोल ही क्यों रहे हैं इस समय, किसी भी समय क्यों बोल रहे हैं, ये उनसे ये इनहेरिटेंस टैक्स पर उनकी मास्टर क्लास तो है नहीं कि भाई ठीक है आओ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और इनहेरिटेंस टैक्स पर आपकी मास्टर क्लास है, आप बोलिए। आप इलेक्शन के बीच में जब बोल रहे हैं तो इसका कॉन्टेक्स्ट है, किसी भी चीज़ का कॉन्टेक्स्ट है, जोड़ेंगे ही उसे, जोड़ेंगे ना, बिल्कुल जोड़ेंगे। जब आप मनमोहन सिंह कहते हैं कि मुसलमानों का पहला हक है, तो उसके आसपास रंगनाथ और सच्चर और आप मुसलमानों को अलग से आरक्षण दे रहे हैं 5% 4%, इसको कैसे नहीं देखेंगे? आपको थोड़ी सपना आया सुबह और क्या बोल दिए। तो इस पर मेरा एक प्रश्न है, आपने उस बात को इतने हल्के से अभी एज अ कॉन्टेक्स्ट मेंशन किया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये स्टेटमेंट दिया कि माइनॉरिटीज, पर्टिकुलरली मुस्लिम माइनॉरिटीज का हमारी कंट्री की रिसोर्सेज पर पहला क्लेम, यस। हाँ, अब इसी पर इतने नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं कि नहीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ नहीं बोला और ये प्रधानमंत्री मोदी जी ये गलत बोल रहे हैं। तो इसका तथ्य मतलब क्या है? व्हाट शुड वोटर्स थिंक अबाउट दिस? पढ़ाता हूँ तो कई बार मैं उसको उस तरह से भी देख रहा हूँ कि क्या हुआ होगा। ये मनमोहन सिंह ने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद सारे अखबारों ने सॉरी इसी स्टेटमेंट को इसी तरह से छापा, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह जो मतलब बड़े अखबार है उन्होंने इसी तरह से छापा कि मुस्लिम्स विल हैव द फर्स्ट क्लेम ऑन द नेशनल रिसोर्सेज। क्या पूरे देश को कोई मतिभ्रम हो गया था? पूरे एक जर्नलिस्ट बिरादरी को ये समझ में नहीं आया क्या हुआ है, ऐसा हो सकता है क्या? और मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमेशा गवर्नमेंट के साथ अलाइंड होती है, तो गवर्नमेंट एक्चुअली जो कुछ कर रही थी उसमें सिर्फ और एक नहीं था, वो पूरा एक पैकेज था। और पैकेज क्या था? 2004 में जब सरकार आती है तो हरा के आती है बीजेपी को, और कांग्रेस इस नतीजे पर पहुंचती है कि हमको सिर्फ 145 सीटें आई है। तो कांग्रेस अपनी पुरानी ग्लोरी को जब याद करती है, नेहरू के पीरियड को और इंदिरा गांधी को, या 1984 में जिस तरह से राजीव गांधी को 400 ज़्यादा सीटें आई थी, तो उनको ये सेंस बनता है कि उस ग्लोरी को हम दोबारा कैसे हासिल करें। प्रॉब्लम एरिया क्या है? प्रॉब्लम एरिया उनको ये समझ में आता है कि जो यूपी और बिहार, उस समय यूनाइटेड बिहार था, तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी सीटें, मतलब 84 और 52 इस तरह की सीटें थी। तो मतलब ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ ऑलमोस्ट मतलब जितनी उनकी सीटें आई थी करीबन उतनी सीटें बिहार में थी। जहाँ पर 130 से ज़्यादा सीटें हैं वहाँ पर कांग्रेस को आई थी 9 और 4 से 13 सीटें आई थी सिर्फ, जब वो जीत के आए हैं। जब जीत के आए हैं तो इनको समझ में आ गया कि यूपी बिहार हमारा प्रॉब्लम है। और यूपी बिहार में अगर ये नहीं आए तो जीता कौन? रीजनल पार्टीज, मतलब समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू, ये जीत के आ रहे हैं। तो इनको समझ में आ गया कि हमको जो वोट घट रहा है वो हमारा वोट कौन छीन के ले गया है। तो उनको समझ में आया कि ये पार्टीज हमारा वोट छीन के ले गई। तो उन्होंने यहाँ से एक मुस्लिम आउटरीच शुरू किया कि बहुत आगे जाकर कि मुसलमानों को इतना ज़्यादा हम लुभाने की कोशिश करेंगे कि वो उनके लिए हमारे पास आने के अलावा कोई ऑप्शन न रहे। तो असल में अगर मनमोहन सिंह इस प्रोजेक्ट में सफल हो जाते कांग्रेस और सोनिया जी, तो ये पार्टियां दरअसल खत्म हो जाती, जीरो हो जाती, मतलब इनके सीट 2-4 रह जाते। तो ये लोग समझ तो नहीं रहे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ वही थोड़ी कर रहे थे, वो लालू को जेल में भी डाल रहे थे मनमोहन सिंह। उसी से पहली बार लालू का कन्विक्शन वाजपेयी के शासनकाल में नहीं हुआ। अच्छा, कन्विक्शन सीबीआई कर रही है कांग्रेस के पीरियड में, क्योंकि लालू को फिनिश करना है। दैट वाज द प्रोजेक्ट कि वहाँ की रीजनल पार्टी उसको खत्म करके अपने लिए स्पेस बनानी। डीएमके के पास मुस्लिम वोट जा रहा है, डीएमके को फिनिश करो, तो डीएमके का जो टॉप लीडर है उसकी बेटी को जेल में डाल दो। बेशक केस नहीं है, वो केस कभी साबित नहीं हुआ। कनी मोई जैसी मतलब अच्छी मतलब कवियत्री, मतलब इतनी साहित्यिक सांस्कृतिक एक महिला को इन्होंने तिहाड़ जेल में डाल दिया। बीजेपी का कोई नेता जेल नहीं गया था उसमें। अच्छा, उनसे उनका कंपटीशन नहीं मानते थे, कंटेस्टेशन ही नहीं था। तो ये इसमें वो क्या कर रहे थे कि 2004 में आते ही आंध्र प्रदेश सरकार से उन्होंने 4.5% पहले आरक्षण लागू करवा दिया मुसलमानों का।
और उसमें भी जब कोर्ट ने मना किया तो उन्होंने बाकायदा एक्ट पास कर दिया कि 5% देंगे, 4.5% 5 कर दिया, 5 कर दिया सिर्फ मुसलमानों के लिए, सिर्फ मुसलमान, ओबीसी से काट के। तो मतलब जो 27% ओबीसी का कोटा था उसी से निकाल में से टोटल वहाँ पर अलग भी हो सकता है, टोटल 50% का कैप उस समय था तो उससे बढ़ नहीं सकते हैं। तो आप जब निकालोगे तो किसी से तो निकालोगे। 50% कैप के बारे में हमें बताएंगे। 50% कैप का जो मामला है ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लिमिट तो है नहीं, मतलब, लेकिन ये है कि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की एकमात्र एक शर्त है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। बालाजी केस में एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का कि आइडियली देयर शुड नॉट बी मोर देन 50% रिजर्वेशन फॉर डिप्राइव्ड क्लासेस। ये एक तरह से एडवाइजरी था, लेकिन इंडिया के सोशल सिस्टम में जो कास्ट हायरार्की और कास्ट डोमिनेशन होता है और जो ब्यूरोक्रेसी वगैरह में होता है, इसने इसको नियम के तौर पर लागू कर दिया। जो ब्रीच हुआ फाइनली जाकर EWS के बाद कि वो 10% इसमें बढ़ाया गया। हालांकि वो SC ST OBC का 50%, अभी कोई आर्ग्यू कर सकता है कि उनका तो 50% ही रहा, तो बालाजी जजमेंट एंड देन इंदिरा साहनी जजमेंट स्टिल स्टैंड्स, बट एज ए होल अगर आप देखें पूरे रिजर्वेशन के मैट्रिक्स को, तो अब वो 60% ऑलरेडी जा चुका है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को ऐड करके, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अमॉन्ग्स्ट अपर कास्ट, मतलब ओबीसी चाहे कि हम EWS बनवा लेंगे सर्टिफिकेट तो नहीं बनवा सकता है। तो ये उन्होंने, अब ये तो एक मतलब पॉलिटिकल लीगल प्रोसेस का पार्ट है। मैं जहाँ आपके मूल प्रश्न पर लौटता हूँ, तो ओबीसी के अंदर से इन्होंने 5% काट के दे दिया। लगभग उसी समय में कांग्रेस की मोइली सरकार जो थी वहाँ पर, उससे पहले ही बल्कि इनफैक्ट कर्नाटक में दे चुकी थी, तो केरल में आ चुका था। बल्कि 2019 का अगर कांग्रेस का घोषणा पत्र अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 2009 का, इसमें वो कह रहे हैं, सॉरी रहने दीजिए, द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज पायनियर्ड रिजर्वेशंस फॉर माइनॉरिटीज इन केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश in government employment and education on the basis of their social and economic backwardness. We are committed to adopt this policy at the national level. अच्छा, ये उनके ऑलरेडी घोषणा पत्र में क्लियरली लिखा जा चुका है। ये जब मैंने पहली बार सोशल मीडिया पे डाला तो लोग चौंक गए कि मतलब ये बोल चुके हैं, ये बोल ही चुके हैं। तो इस माहौल में जब आप रंगनाथ मिश्रा कमीशन आपने स्थापित किया है, स्थापित क्यों किया था कि मुसलमानों और माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, टोटल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और रिलीजियस माइनॉरिटीज की स्थिति का पता लगाने के लिए आपने कमीशन घोषित कर दिया। चलिए ठीक है, फेयर एनफ। अभी इसको घोषणा करने के बाद जब इसके कामकाज के करीब 7-8 महीने हुए, तो इसके टर्म ऑफ रेफरेंस में एक लाइन आपने और ऐड करा दिया कि शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर मुसलमानों और क्रिश्चियंस को शामिल किया जा सकता है या नहीं, इस पर भी आपको रिकमेंडेशन देनी है। तो दैट वाज द डिजाइन एक्चुअली। अच्छा, अब शेड्यूल्ड कास्ट जब बना भारत में 1936 में जब इसकी फर्स्ट लिस्ट बनी, तो उसी समय से वो रिलीजन स्पेसिफिक था कि क्योंकि इंडियन रिलीजन्स की प्रॉब्लम है, और इंडियन रिलीजन्स में जिनकी प्रॉब्लम है वो नेशनल लीडर्स के साथ वो संघर्ष में जाते हैं और अपना इशू रखते हैं। उसमें पूना पैक्ट होता है गांधी और अम्बेडकर के बीच में, और ये डिसाइड होता है कि इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए जाएं। तो इट वाज मेंट फॉर इंडिक रिलीजन्स ओनली बिकॉज दे वर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। तो ऑब्वियसली मुस्लिम और क्रिश्चियंस के बाइबल और कुरान में तो है नहीं, तो उनको नहीं मिलना है, ये हमेशा रहा। तो जब जिस समय बाबा साहब लॉ मिनिस्टर थे, नेहरू की सरकार थी, 1950 में एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर लाया गया कि कौन शेड्यूल कास्ट होगा और कौन नहीं होगा, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट जो थी वो संविधान के पहले ड्राफ्ट में पूरी लिस्ट पीछे डाली हुई थी, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही तय हो सकती है, पार्लियामेंट ही उसको डिसाइड कर सकता है। तो वो लिस्ट पीछे बहुत सारे 300-400 पेज ऐड हो गए थे। तो ये हुआ कि मेन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बनाते हैं, इसके लिए आप एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर अलग से पास कर देंगे। और उसमें उन्होंने कहा कि जो हिंदूज और सिखों की कुछ जातियाँ, 4 जातियाँ, ये 1950 का ऑर्डर है। तो इसमें इसी वजह से एक तरह से वो कन्वर्सन भी रुकता है कि मुस्लिम या क्रिश्चियन बन जाएंगे तो आपका वो जो शेड्यूल कास्ट राइट है वो चला जाएगा। अभी कांग्रेस को मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को क्या ऑफर करना है, खास करके मुसलमानों को, कि अगर आप किसी हिंदू शेड्यूल कास्ट का धर्म परिवर्तन करा देंगे तो उसका शेड्यूल कास्ट का दर्जा सुरक्षित रहेगा।
तो ये एक तरह से धर्म परिवर्तन का फ्लडगेट यहाँ से खुल सकता था, क्योंकि वो उसको फिर क्या होता है, उस आदमी एक मुसलमान को आज इस भारत में क्या क्या रिजर्वेशन मिलता है अगर आप देखें तो उनको EWS मिलता है, मुसलमान अप्लाई कर सकता है, OBC रिजर्वेशन मिलता है, शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन मिलता है, इसके अलावा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन मिलता है। तो 4 रिजर्वेशंस दे आर ऑलरेडी गेटिंग। OBC और ST कैटेगरी में भी मुसलमान आदमी अपना लगा सकते हैं। उनको ऑलरेडी 4 रिजर्वेशन मिल रहे हैं, उनको एक और रिजर्वेशन दें, इसके लिए कांग्रेस अलग से नोटिफिकेशन जारी करके रंगनाथ मिश्रा को कहती है कि आप इसमें इसकी भी सिफारिश कीजिए। और रंगनाथ मिश्रा ऐसे तो चीफ जस्टिस हैं, बट एट दैट टाइम ही वाज कांग्रेस लीडर, क्योंकि उससे पहले वो कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के सांसद बन चुके थे। अच्छा, जिन्होंने जो कमीशन के हेड बने। वो चीफ जस्टिस मिश्रा कमीशन बोलते हैं। मुझे भी लगता था कि बहुत सीनियर जज रहे होंगे। वो पॉलिटिकली अलाइंड, और उनके कुकर्मों की तो बहुत लंबी लिस्ट है। उन्होंने कांग्रेस को सिख दंगों से बरी कराया, और सिख दंगा इतना बड़ा देश में हुआ, 4000 के आसपास लोग मरे। इंडियन स्टेट ने किसी मतलब माइनॉरिटी के साथ जो किया उससे बुरा कोई कर नहीं सकता है, उन्होंने किया। लेकिन जब उन्होंने रिपोर्ट दी तो उन्होंने कांग्रेस को इससे पूरी तरह से बरी कर दिया, जबकि इसमें राजीव गांधी ने बहुत फेमस बयान दिया था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और इसके बाद दंगे और भड़क गए कि बड़ा पेड़ गिरा है। तो लेकिन कांग्रेस को उन्होंने माफ़ कर दिया, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने जो आज़ादी के समय से एक सिस्टम था भारत में कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो पॉलिटिकल क्लास है, जो गवर्नमेंट है, वो जजों की नियुक्ति करती है, और इसके लिए है कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा जज। इन्होंने रघुनाथ मिश्रा ने इस केस को एक जजमेंट, एक SP गुप्ता का एक जजमेंट आया जिसमें हुआ कि हाँ, सरकार का ही अधिकार है, दुनिया में यही होता है, दुनिया में हर जगह जुडिशरी जो है वो सरकार नियुक्त करती है, क्योंकि सरकार अगर गलत जुडिशरी नियुक्त करेगी तो जनता उनको पनिश कर सकती है। तो इट वाज ऑलवेज प्रेरोगेटिव ऑफ प्रेसिडेंट कि उससे अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आपने भाई 10 गलत जज नियुक्त कर दिए, उन्होंने 10 गलत फैसले कर दिए, आपको हम हराएंगे ताकि अगला जो सरकार है वो अलग जज बनाए। US वगैरह सब जगह यही है। रघुनाथ मिश्रा ने सिस्टम एक खोला, जो बाद में और जजमेंट्स में भी आया, सेकंड जजेज केस में फिर जजमेंट आया, लेकिन ओपन की इस केस को रघुनाथ मिश्रा ने किया कि नहीं, जज जो है वो जज की नियुक्ति करेगा। अच्छा, दुनिया में अकेला देश है भारत। हाँ, और कोलिजियम सिस्टम जो कोलिजियम सिस्टम आया। अच्छा, इसके मतलब, और इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी कौन हुए? ये जब वो कर रहे थे, जिस समय वो रघुनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट लिख रहे थे, उस समय उनका जो भतीजा है उसको जज बनाया गया हाई कोर्ट में, और वो सुप्रीम कोर्ट का बाद में चीफ जस्टिस बनता है, दीपक मिश्रा। तो कोलिजियम सिस्टम सिर्फ उतना बेनाइन नहीं है, उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी रघुनाथ मिश्रा हैं। तो लगातार ये कर रहे थे, कांग्रेस में शामिल भी हो गए, जो कि प्रोप्राइटी के हिसाब से ठीक भी नहीं है। एक जैसे रंजन गोगोई को वर्तमान सरकार ने, हमें वही पूछने वाली राज्यसभा कि इसका, लेकिन कभी अपनी पार्टी में शामिल नहीं कराया, नॉमिनेटेड कैटेगरी से किया। ठीक है, एमिनेंट पर्सन, उसका फिर भी एक रेशनल हो सकता है, लेकिन आप उसको पार्टी में शामिल करा के, तो खैर रघुनाथ मिश्रा ने फिर रिपोर्ट क्या दे दी, रघुनाथ मिश्रा ने उनके ये कार्यक्षेत्र में डाल दिया गया। तो उन्होंने कहा कि शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर में मुसलमानों को और इंक्लूड कर दिया जाए, नंबर 1, क्रिश्चियंस को इंक्लूड कर दिया जाए। बाबा साहब के समय का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो है वो बिल्कुल गलत है, उसको हटा दिया जाए, जबकि उस पास नेशनल कंसेंसस था, कभी कोई विवाद नहीं था, जिसको इन्होंने कर दिया। उसके बाद कहा कि अगर कोई हिंदू दलित या इंडिक रिलीजन का दलित कन्वर्ट होता है तो उसका रिजर्वेशन बचा रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा। ये कन्वर्शन की सबसे बड़ी साजिश हुई थी इस देश में। और हम लोगों को उस कमीशन की जो मेंबर सेक्रेटरी थी, आशा दास IAS ऑफिसर थी, सेक्रेटरी टॉप पोस्ट पर इंडिया में रही हो, उनका धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने एक रिजोइंडर लिख दिया कि आप ये नहीं कर सकते। अच्छा, तो उन्होंने एक 7-8 पेज का एक रिजोइंडर अब लिख दिया। अब मेंबर सेक्रेटरी ने रिजोइंडर लिख दिया तो वो तो छपेगा। तो इसके बाद उस कमीशन के एक मेंबर ताहिर महमूद ने उसका रिजोइंडर का एक रिजोइंडर लिखा, और उन्होंने कहा कि आशा दास को तो अधिकार ही नहीं हो, तो मेंबर सेक्रेटरी, उनको क्या अधिकार है, ये बकवास कर रहे हैं वगैरह, बहुत गालियाँ दी उन्होंने आशा दास को। और इसको फिर इंडोर्स किया रघुनाथ मिश्रा ने, और इसको ये तीनों चीज़ रघुनाथ मिश्रा कमीशन का पार्ट है, मेन रिपोर्ट, आशा दास का रिजोइंडर, और रिजोइंडर का रिजोइंडर रिटन बाय ताहिर महमूद, इंडोर्स बाय रघुनाथ मिश्रा। इतना कुछ हुआ इस देश में, पता नहीं, हम लोग को खबर नहीं। कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटीज में कौन जाता है। मुझे तो लगता है कि बीजेपी और RSS में भी किसी ने रघुनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी होगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ। अब इतनी रात कौन काली करे, 7-8 घंटे लगते हैं ना रात में बैठ के, कौन पढ़ेगा। तो अपनी आदत की वजह से हम तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स और 8-8 वॉल्यूम में
अपना जो भी अगर एकेडमिक बेंट ऑफ माइंड का है तो उसका काम ही है, तो पढ़ता है, तो पढ़ेगा ही। तो रंगनाथ मिश्रा, फिर सच्चर कमीशन ने क्या कह दिया कि मुसलमानों की हालत तो दलितों से भी खराब है। अच्छा। जो कि फैक्ट नहीं साबित कर रहा है, उसका कोई चीज़ नहीं साबित कर रहा है। 3-4 जो बड़े इंडिकेटर्स हैं किसी कम्युनिटी के बैकवर्ड्स ने साबित करने के लिए, उसमें मुसलमान कभी भी दलितों से पीछे नहीं थे उस समय तक, एटलीस्ट नहीं थे, अब भी नहीं होंगे। कि वो लिटरेसी, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये जो 3-4 बड़े इंडिकेटर्स हैं उसमें मुसलमान आ गए थे। लेकिन उन्होंने बोल दिया तो पूरा जो सेकुलर और लिबरल और लेफ्ट इकोसिस्टम था और ग्लोबल इस्लाम वगैरह के लोग सब मिलकर इसको लेकर नाचने लगे, हाय दलितों से भी खराब हो गए, एज इफ दलित्स वर डेस्टाइन्ड टू बी एट द लोएस्ट, एज इफ उसको एक पैरामीटर की तरह, एज इफ उनको परमानेंट बॉटम रहना ही चाहिए। आप किससे बिगड़ गए, किससे नीचे हो गए, इसकी तकलीफ नहीं है। तकलीफ ये है कि हम दलितों से भी पीछे हो गए, उनको तो सबसे नीचे होना था। अब ये सोच भी दर्शाता है। बिल्कुल, ये जो वर्ड है, ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज अपने आप में कितनी कास्टिस्ट लैंग्वेज है कि वो हम दलितों से भी पिछड़ गए, मुसलमान दलितों से भी पिछड़ गया। अभी पिछड़ गया तो उनको लिए कुछ करना पड़ेगा, तो उनको फिर शेड्यूल कास्ट में डालो। फिर उन्होंने, रंगनाथ मिश्रा ने कहा कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वो सब ठीक है, लेकिन माइनॉरिटीज को अलग से 15% आरक्षण दो और उसमें 10% मुसलमानों को अलग से दो। अच्छा। अब 50% की कैप है तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कहाँ से जाएगा। फिर कहा कि उन्होंने ठीक है, ये हम एक लार्जर गोल है, लेकिन जब तक ये नहीं होता है तब तक आप ओबीसी का रिजर्वेशन जो है इसमें 8.4% माइनॉरिटी रिजर्वेशन दो और 6% इसमें दे दो, इतना तो करो ही कम से कम। तो ये इसी समय देखिए, जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है जामिया मिलिया इस्लामिया का। जामिया मिलिया इस्लामिया एक सोसाइटी थी जो कि कुछ स्कूल और छोटे मोटे सेंटर चलाती थी। अलीगढ़ में शुरू हुआ 1920 में, 1935 में दिल्ली में करोल बाग में आ गया, फिर उसके बाद ओखला में उनका कैंपस बना। लेकिन उस समय सोसाइटी ही थी, मतलब जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी होती थी, डीपीएस सोसाइटी टाइप की एक सोसाइटी थी, सोसाइटीज एक्ट से बनी थी, तो उसको चल रहा था। उसके बाद उन्होंने आई थिंक 1988 में राजीव गांधी को भी, चूँकि उसमें बहुत कुछ करना था, वो हिंदुओं के लिए राम मंदिर के ताले खुलवा रहे थे। एक तरफ वो साहबानों केस में मुसलमान महिलाओं को गुजारा भत्ता न मिला, इसके लिए वो कानून पास कर रहे थे। तो दूसरी तरफ उन्होंने इनको यूनिवर्सिटी बना दिया। ठीक है, यूनिवर्सिटी अब अगर बन गई और पार्लियामेंट के एक्ट से यूनिवर्सिटी बन गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे रूल उस पर लागू हो गए। एक कंसेशन ये देगा कि जो लोग काम करते हैं वो नौकरी करते रहेंगे और जो स्टूडेंट्स हैं वो बने रहेंगे। ठीक है, फेयर एनफ, वो बहुत लॉजिकल है। अभी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे ही बन गई, उसी समय से उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन लागू हो गया, क्योंकि हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लगता है और वो आज़ादी के समय से चला रहा है तो देना ही पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो उन्होंने दे दिया। अब ये यूनिवर्सिटी इसी तरह से चलती रही विद शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन। लेकिन चूँकि उनके पुराने टीचर्स और पुराना स्ट्रक्चर्स और पुराने कोर्सेज और उस तरह से इस्लामिक स्टडीज़ ये वो बहुत ज़्यादा था, तो मुस्लिम्स का उसमें रहा, वो नंबर्स काफ़ी हद तक रहा। लेकिन कभी भी वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बना, कभी भी वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं बना। लेकिन हम मुसलमानों को कुछ ऑफर करना है, क्योंकि हमको यूपी बिहार जीतना है, तो इन्होंने क्या किया कि इस यूनिवर्सिटी को हम मुसलमानों को दे देते हैं। अब ये इनका प्रोजेक्ट है, लेकिन मुसलमानों को कैसे देंगे? ये तो पार्लियामेंट के एक्ट से बना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर अभी यूनिवर्सिटी से बना हुआ एक्ट है। तो इस एक्ट को पास करने के लिए हमको फिर पार्लियामेंट जाना पड़ेगा। पार्लियामेंट में हो सकता है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के सांसद और मंत्री विरोध कर दें। रामविलास पासवान जैसे टावरिंग पर्सनालिटी उस समय थी, तो उनके रहते हुए आप कैसे लागू करा दोगे? फिर बीजेपी है ही विरोध करने के लिए, मुसलमानों को दे दोगे तो मेजोरिटी उधर चली जा सकती है और हंगामा तो होगा ही होगा। इस वजह से कहीं हिंदू न चिटक जाए उल्टा। तो कहा कि एक तरीका निकालते हैं। तरीका इन्होंने 2004 से निकालना शुरू कर दिया। दरअसल ये सब सारी कॉन्स्पिरेसी अचानक एक झटका हमको दिखता है, हमको रिजल्ट दिखता है, उसको प्रोसेसेस नहीं दिखते हैं। तो 2004 में इन्होंने एक बना रखा था नेशनल माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल कमीशन, एग्जैक्ट उसका नाम है, बता ही देता हूँ, पेपर है मेरे पास, तो लॉस्ट इट समवेयर। एनीवे, हाँ, यस, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2004। इसमें कहा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कौन होंगे ये पता लगाने का काम इस कमीशन का होगा। और इसमें उन्होंने
एक डेफिनेशन बनाई कि कौन से इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होंगे। तो इसमें उन्होंने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस क्या होगा इसमें ये उन्होंने डाला कि सॉरी, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मीन्स ए कॉलेज और इंस्टीट्यूशन अदर देन अ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड और मेंटेन्ड बाय ए पर्सन और ग्रुप्स ऑफ अमॉन्ग्स्ट द माइनॉरिटीज। ये उन्होंने उसका डेफिनेशन डाला कि यूनिवर्सिटी जिसमें शामिल नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये इनका मैंडेट है, ये एक्ट है गवर्नमेंट का। अभी जामिया तो इसके अंदर आ नहीं रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी है। इन्होंने 2006 में इस एक्ट में एक अमेंडमेंट लाया और माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन ही बदल दी। अच्छा, एंड व्हाट becomes the new definition? Minority educational institution means a college or an educational institution established or administered by a minority or minorities. So अब इन्होंने क्या किया, जामिया अब आ गया यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी आ गई। हाँ, इस मैंडेट के अंदर, इसके अंदर आ गया। अभी जब ये इसके अंदर आ ही गया तो इसके बाद तो रास्ता साफ हो गया था। इसके बाद उनको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं था। इस कमीशन से एक ऑर्डर पास करवाया कि जामिया जो है वो माइनॉरिटीज ने बनाया है और वही चलाते हैं, तो ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। और जैदी साहब उसके चेयरपर्सन थे, उन्होंने इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दिया। जिस दिन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना उसी एकेडमिक ईयर में ये माइनॉरिटी वहाँ का रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन है और इसमें कहा गया है कि वहाँ पर 50% सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व होंगी। और जो पूरा हमारा और शेड्यूल कास्ट का और उसी दिन से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन वहाँ खत्म हो गया, क्योंकि आप जैसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बन गया तो उसके बाद वो जो आर्टिकल 31 और बाद में जो अमेंडमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके तहत माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में वो लागू नहीं होना है, तो उन्होंने उसको दे दिया। अब ये सब तो कर रहे थे बहुत कुछ इस तरह का, ये और कुछ तो हमें पता है और पीछे क्या हो रहा था बहुत कुछ नहीं भी पता है। हम एक्चुअली कई बार हम फ्रंट स्टेज देखते हैं, बैक स्टेज में और क्या स्ट्रैटेजी हजारों चीजें चल रही होंगी, लेकिन ये सब इतना वर्डली चल रहा था कि दे दो। फिर जब ये जामिया का केस कोर्ट में गया तो सरकार को कायदे से बोलना चाहिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं, लेकिन उन्होंने कहा वो जामिया के साथ वो नए जो नया जो रूल आया था उसके साथ वो खड़े हो गए। तो इस तरह से जामिया में भारत के इतिहास में पहला इंस्टांस है जब किसी इंस्टीट्यूशन से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन खत्म हुआ है, खत्म किया गया सामने सबकी नजरों में। और ये पार्टी आज कह रही है कि मोदी रिजर्वेशन खत्म कर देगा। आप तो रिजर्वेशन खत्म कर चुके थे और आपके डिजाइन के हिसाब से तो ओबीसी का रिजर्वेशन 27 में से 6% कट के जा चुका होना था अगर आप उसको लागू कर चुके होते। और शेड्यूल कास्ट के अंदर में मुसलमान और क्रिश्चियन आ चुके होने थे और ये आ जाते तो शेड्यूल कास्ट की जो रिजर्व सीटें हैं पार्लियामेंट और विधानसभाओं की, उनका क्या होता, वो भी गिर जाती, काफी गिर जाता है। और फिर पूरा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। और क्योंकि एक प्रॉब्लम ये भी है कि मुस्लिम एज ए होल, एज ए रिलीजियस ग्रुप जब रिजर्वेशन के दायरे में आता है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि वो अपने साथ सैयद, शेख, मुगल, पठान वगैरह बहुत पावरफुल कम्युनिटीज को भी रिजर्वेशन के अंदर में ले आते हैं। अब ये कम्युनिटीज के बहुत हाल तक ये भारत पर राज करने वाली कम्युनिटीज रही है। इनकी मेमोरीज में तो अभी ताज़ा है, इस समय ताज़ा है कि हमने राज किया 700 साल 800 साल। किस्सा बताते हैं वो अपने, मतलब मैंने सुना है, मेरे पास एविडेंस है इसके कि ये उनके ड्रीम ये दिमाग उस तरह से चलता है। अभी इन कम्युनिटीज़ को आप अगर ओबीसी कैटेगरी से मिला देंगे 27% के अंदर 6% जाकर अगर उसको आप ले आएंगे तो, या उनको अगर आप शेड्यूल कास्ट के अंदर में एज ए मुस्लिम एज ए होल को आप ले आएंगे जो अर्सवाइल रूलिंग कम्युनिटीज रही हैं, तो प्रॉब्लम क्या है कि फिर ये कुम्हार, तेली, बढ़ई, लोहार, कहार, तेली, तमोली, मतलब ये कम्युनिटीज़ क्या इनके साथ कम्पीट कर पाएंगी जिनके पास इतना कल्चरल कैपिटल है, जिनके सपनों में है, मतलब बच्चा 5 साल 6 साल होते होते मतलब वो सेंस उसके अंदर है, उसका वो जो कॉन्फिडेंस है वो तो एक पूंजी है ना, वो तन के खड़ा होता है, मतलब उसका वो मतलब। और मैंने तो कहीं कहा भी है कि मुस्लिम एलिट जो है वो सोफिस्टिकेशन में हिंदू एलिट से कई गुना आगे है। मतलब उनके
चलने फिरने का तरीका, उनका वो इतना परिष्कार हो चुका है लगातार शासन में रहने की वजह से, जमींदारियों की वजह से। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में उनके बच्चे बहुत पहले जाना शुरू कर चुके थे। मतलब जब शुरू हुआ भारत में तो सबसे पहले जिन कम्युनिटीज़ के लोग फॉरेन यूनिवर्सिटी जाना शुरू किए उसमें मुस्लिम्स हैं। तो मुस्लिम एलिट्स को आप अगर तेली कहार और कुम्हार के साथ और तमोली के साथ जब आप डालेंगे तो ऑब्वियसली बहुत अनइवन कंपटीशन हो जाएगा, बहुत ही वो कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो जो ये प्रपोजल था रंगनाथ मिश्रा का, कांग्रेस के नेता का, कि ओबीसी के अंदर ही 6% मुसलमानों को अलग से डाल देंगे, ये वो एक डिसास्टर होता है। इसमें मेरे पास 2-3 क्वेश्चन है, क्योंकि हम एक यहाँ से शुरू हुए थे कि जब आपने ये कॉन्टेक्स्ट दिया कि द देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने जब ये बोला कि कंट्री के रिसोर्सेज पर पहला हक माइनॉरिटीज़ का है, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स का है, दिस वाज द क्वेश्चन यू वर आंसरिंग। तो अब इसका लेट्स कम टू अ शॉर्ट आंसर। अभी बहुत सारे लोग इसको कहते नहीं तोड़ मड़ोड़ करके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये रील चलाई जाती है। इसका सच क्या है? क्या सच में दिस इज व्हाट द इंटेंशन? सच ये है, सच को कई बार एक तो कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ता है। उसके ठीक उसी महीने में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की एक बैठक में मनमोहन सिंह ये कह चुके थे कि गवर्नमेंट जॉब्स में मुस्लिम्स को फेयर शेयर मिलना चाहिए, और इस तरह से मुस्लिमों के रिजर्वेशन की डिबेट उन्होंने वहाँ शुरू कर दी। इसके बाद जब आप कहेंगे कि हम नेशनल रिसोर्सेज पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ये इनका और माइनॉरिटीज़ का पहला हक होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए तो हम कंपोनेंट प्लान देंगे, और इसके बाद अगले सेंटेंस में आप कहते हैं कि मुसलमानों का जो है वो संसाधनों पर पहला अधिकार होना चाहिए। जब आप ये कहेंगे तो बहुत क्लियर है ना, लोगों पूरे देश का दिमाग नहीं खराब हो गया था कि सबने यही समझा जो आपने बोला। वो इसलिए समझा क्योंकि आप 1000 और चीज़ें कर रहे थे। उसका लॉजिकल कंक्लूजन था कि आप यही बोलते और यही नहीं बोल रहे थे। इसके कुछ दिन बाद आपने क्लैरिफिकेशन दिया कि हाँ उनके अंदर तो बहुत गरीब है, उनको देना चाहिए। उसी समय आपका सच्चर कमीशन कह रहा था कि दलितों से भी खराब इनको स्पेशल दो। उसी समय रंगनाथ कमीशन कह रहा था कि ओबीसी में भी दो और शेड्यूल कास्ट में भी दो। तो आप इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में आप जब बोल रहे हैं ना, तब उसके मायने वहीं से निकाले जाएंगे। राइट। आज अगर कोई सरकार कहे, इस समय अगर मोदी सरकार कहे कि मुसलमानों को भी बराबरी का हक मिलना चाहिए, इसका कोई ये मतलब नहीं लगाएगा कि रिजर्वेशन से काट के देने वाले हैं। तो उसी सेंटेंस का अर्थ कैसे बदल गया कि मुसलमानों का भी राष्ट्रीय रिसोर्सेज पर हक होना चाहिए अगर नरेंद्र मोदी ये भाषण देते हैं। तो क्या इसका कोई मतलब ये लगाएगा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी से काट के देने वाले? नहीं होगा ना। एकदम। सो योर अदर एक्शंस, अदर हु इज सेइंग व्हाट इन विच कॉन्टेक्स्ट, इससे मीनिंग ड्रॉ होता है। मीनिंग ऐसे नहीं ड्रॉ होता है कि मतलब बस बोल दिया। अटरेंसेज आर नॉट मीनिंग, अटरेंसेज आर जस्ट साउंड्स। वो मतलब वोकल कॉर्ड से निकली हुई कुछ आवाजें हैं। उसमें उसका जो मीनिंग है वो फिर उस कॉन्टेक्स्ट के साथ आता है, और कौन बोल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जी। इसलिए ये बात होती है। हाँ, इसी पर एक और क्वेश्चन, अनदर क्विक क्वेश्चन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन आप को पढ़ें और संवैधानिक लेवल पर, कॉन्स्टिट्यूशनली, प्योरली स्पीकिंग कॉन्स्टिट्यूशनली, क्या रिलीजन या धर्म के आधार पर आरक्षण कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का क्या ये कभी चर्चा हुई, डिस्कोर्स हुआ? इस पर क्या इंटेंशन था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में इस पर बहुत सघन चर्चा हुई है। अच्छा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अलग अलग कमिटीज़ बनाई थी जो अलग अलग विषयों पर विचार करेंगे, उसमें एक माइनॉरिटी कमेटी बनी थी जो माइनॉरिटीज़ पर विचार करेगी। सरदार पटेल उसको हेड कर रहे थे, और उसमें कई महत्वपूर्ण मुस्लिम लोग भी थे और पारसीज भी थे, क्रिश्चियन भी थे, तमाम तरह के लोग उसमें थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ये माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी, एक तरह से आप बोल सकते हैं, उसने अपनी रिपोर्ट बनाई। उसमें बहुत सारी चर्चा हुई। जैसे मैंने कहा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देश के सबसे बड़े लोग थे, उसमें सारे लोग थे, मतलब तमाम धाराओं के लोग थे उसमें, हिंदुत्व वाले से लेकर इवन प्रीवियस मुस्लिम लीग वाले, सब तरह के लोग थे। तो इन्होंने ये सहमति बनाई कि सेपरेट मुसलमानों को या क्रिश्चियंस को नहीं देंगे, और उस समय तक माइनॉरिटीज़ राइट्स के अंदर ही शेड्यूल कास्ट राइट्स भी आते थे, उनके लिए हमको कुछ प्रोविज़न करना है। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ओबीसीज़ का भी वहीं पर चर्चा आई कि इनके लिए भी कुछ करेंगे। तो ये कंसेंसस बना। तो माइनॉरिटी अफेयर्स जो कमेटी है, उन्होंने एक
रिपोर्ट बनाई, कंसेंसस रिपोर्ट, सबकी सहमति से, कोई उसमें रिजोंडर, कोई कंटेस्टेशन, कोई विरोध नहीं था, और ये उन्होंने मेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टेबल किया। इस पर 27 और 28 अगस्त 1947 में चर्चा होती है, 2 दिन इस पर बातचीत होती है। तो अब एक सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे आपको कि मुसलमान को चुने, ये जो पुराने अंग्रेजों के समय कम्युनल इलेक्टोरेट्स, ये सब नहीं होगा, एक तरह से आपको एसिमिलेट हो जाना है, ये इस पर बातचीत शुरू हुई। तो एक अमेंडमेंट आया, उसमें मद्रास स्टेट था, उसमें से एक मेंबर ने एक अमेंडमेंट लाया कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए, आपको ये कंसेशन देना चाहिए, इतना बेनोवलेंस होना चाहिए वगैरह वगैरह करके इन्होंने इस चर्चा को फिर से छेड़ दिया। मेरे ख्याल से सरदार पटेल अपने जीवन का सबसे तीखा और सबसे गुस्से वाला भाषण उन्होंने यहाँ पर दिया है, और वो भाषण दिया उन्होंने 28 अगस्त 1947 को, आज़ादी के बाद। और उन्होंने कहा है कि आप लोगों का हो गया दिमाग खराब, ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट होना और कम्युनल इलेक्टोरेट ने इस देश का विभाजन किया है, और आप सारे लोग जो मुस्लिम्स हैं उसमें से ज़्यादातर लोग उस समय मुस्लिम लीग के साथ थे, और इसकी वजह से पूरे देश में जहाँ भी मुस्लिम बहुल इलाके थे वहाँ से आप मुस्लिम लीग वहाँ पर खड़ी थी, और यूपी मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा गढ़ था। आज़ादी के बाद यूपी के मुस्लिम तो पाकिस्तान गए नहीं, बहुत कम गए, सिर्फ एलिट गया ले दे के, और वो आबादी तो रह गई। उन्होंने कहा एक तो आप लोगों ने की वजह से ये देश बंटा, जो भारतीय मुसलमानों की वजह से देश बंटा, आज भारतीय मुसलमान है, इसकी वजह से ये भाषण मुझे लगता है हर किसी को पढ़ना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में ये 28 अगस्त का है, पेज नंबर 270, इसमें ये सारी बात सरदार पटेल कह रहे हैं, और बोले कि नथिंग डूइंग, जिसको लेना है लगभग, जो कहते हैं कई बार ना आजकल हल्के में कि पाकिस्तान चले जाओ, ये बात सरदार पटेल वहाँ कह रहे हैं कि तुम चाहो फिर अगर यही करना है तो ये हम आप लोगों को नहीं देने वाले हैं, और ये रास्ता है फिर से विभाजन का। और वो कह रहे हैं कि जिन्ना कहता था कि पाकिस्तानी मुस्लिम्स और इंडियन मुस्लिम्स और दोनों के वो एक कॉमन थ्रेड की बात कर रहा था, रिलीजन के आधार पर उनके बीच की यूनिटी देख रहा था, आप वैसा ही फिर से करना चाहते हैं, और अल्टीमेटली अगर आप इसको कर रहे हैं तो भारत के एक और विभाजन का रास्ता आप खोल रहे हैं। अगर आपकी ये डिमांड जो है, प्लीज़ ये अमेंडमेंट मूव मत कीजिए। और वहाँ पर असल में लौह पुरुष जिसको सरदार पटेल कहते हैं ना, ये एक दिन का ये भाषण है जिसकी वजह से सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ये भी मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक नहीं पढ़ाया जाता है कि वो लौह पुरुष क्या थे। लोगों को कहता है कि वो देसी रियासतों का एकीकरण किया, वो तो ऐसे ही फेट अकम्पली था, वो होना था मतलब। लेकिन ये असल काम था कि यहाँ पर अगर भारत की बुनियाद कमज़ोर हो जाती, मुस्लिम्स को अगर सेपरेट एंटिटी मान कर उनको वो अगर दे दिया गया होता, तो भारत उन्हीं कहानियों में जाता जो भारत के आसपास के सारे देशों में जो इतने सारे डिसरप्शंस हैं प्रोसेसेस में, उनके देश जिस तरह से बटे, या तमाम तरह के जो संकट परमानेंट प्रॉब्लम हो जाती है। मुस्लिम को चुनेगा, ये अपने आप में कितना डिविसिव विचार है, जिसको माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी में जो सेटल हो गया उसको फिर से उठा रहे हैं। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम से उन्होंने देश को बचा लिया। भारत राष्ट्र अगर आज की तारीख में सुरक्षित और बचा हुआ है, और इंडियन स्टेट एज नेशन स्टेट इतना रोबस्ट और इतना मजबूत दिखता है, जिसके ग्लोबल इतनी प्रतिष्ठा भी बढ़ी है पिछले 31 साल में, खास करके पोस्ट लिबरलाइजेशन, तो इसकी बुनियाद वहाँ पर है। ये बड़े लोग थे, दरअसल ये बड़े लोग थे, ये फोर्स ही कर रहे थे। लेकिन वो जो कंसेंसस है, इसको कांग्रेस तोड़ रही है 2004 के बाद। नेशनल कंसेंसस जिस पे था कि जिस पर कोई बात ही नहीं होनी है, नथिंग सेटल्ड है, ये सेटल्ड है, मुसलमानों को अलग से आरक्षण नहीं देना है, और शेड्यूल कास्ट में मुसलमान नहीं आ सकते हैं। फिर मुसलमान बने ही क्यों थे? अगर आपकी छुआछूत रही गई, आपकी अनटचेबिलिटी भी रह गई, और आप उसके अलावा पहले से 4 आरक्षण, मतलब इतने आरक्षण ले ही रहे हो, शेड्यूल ट्राइब ले रहे हो, ओबीसी ले रहे हो, ईडब्ल्यूएस ले रहे हो, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ले रहे हो, 4 आरक्षण के बाद आपको 5वां आरक्षण चाहिए, तो सबसे ज़्यादा माइनर आरक्षण लेने वाली कम्युनिटी आप एक बनाना चाह रहे हो। तो ये तो एक रास्ता खोल रहा है कि आज आपने फिर वही फ्लड गेट खुलता है कि मैंने आपने ये किया, फिर आपने कन्वर्सन कराया, इसके बाद आप अगले स्टेप के तौर पे सेपरेट इलेक्टोरेट भी दे दीजिए। अगर आपको इतने बनना मानते तो ये भी दे देते, यही ना। मतलब आप कैसे, आप जब बहुत सारी अपने पार्लियामेंट के एक्ट को आप वायलेशन देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंसेंसस को वायलेट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1950 को वायलेट करना चाहते हैं आप, राइट।
तो एक स्टेप ही तो चलना है इसके बाद। जब आपने एक बार उस रास्ते पे चल ही दिए हैं, चोर ने जब रास्ता देख लिया तो सिर्फ वो थोड़ी ना कपड़े उठा के ले जाएगा उसके बाद वो गहने भी तो ले। इसमें एक प्रश्न और है, कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में और अभी रिसेंटली कर्नाटका में जो अपने स्टेट असेंबली के थ्रू जो है ये बदलाव लाए हैं माइनॉरिटी रिजर्वेशन का, इसका कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बढ़ाव रहा है? मतलब हाउ हैज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिस्पॉन्डेड टू द बेसिस फॉर रिजर्विंग? अभी तक इंडिया की किसी कोर्ट ने मुस्लिम आरक्षण को इंडोर्स नहीं किया है। कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता ही नहीं है, और लॉ जो डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन को उसने माना नहीं है। तो अभी तक ये इंडिया की स्लो जो लीगल प्रोसेसेस है इसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं, और जो अभी जहाँ भी दे रहे हैं वो उसके तहत दे रहे हैं कि ठीक है स्टे नहीं लगा है या चल रहा है तो चल रहा है, इस तरह से किया है। या इन्होंने उसके फिर लैंग्वेजेस बदल दिया कि हम मुसलमानों के लिए एक अगर अलग से 2B कैटेगरी बनाई तो हम मुसलमानों के पिछड़े लोगों को दे देंगे, इस तरह का कुछ उन्होंने कभी टर्मिनोलॉजीज वगैरह में थोड़ा बहुत खेल किया। लेकिन फिर उसमें आप अगर शेख सैयद मुगल पठान डाल ही दे रहे हो और मिल्की और तमाम पावरफुल कम्युनिटीज, उसके बाद तो फिर वो अच्छा नहीं ना, फिर आपने पूरे ग्रुप को ही डाल दिया। तो ये एक्चुअली इसको हमको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि जो पार्टी इस देश के फ्रीडम स्ट्रगल को लीड कर रही है, जिसने इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में मतलब सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया है, जिसके हाथ में ये देश मतलब आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा समय रहा है, वो सिर्फ इलेक्टोरल गेन के लिए कि हमको सपा बसपा और आरजेडी और जेडीयू को फिनिश करना है, ये यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं थी। और इसके साथ साथ एक चीज़ वो और कर रहे थे, जब ये कॉन्फिडेंस आया 2009 में, जब इनकी 21 सीटें आ गई यूपी से ये करते हुए, सच्चर और रंगनाथ और ये सब करते हुए, और फिर आपने अलग से माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, माइनॉरिटी एजुकेशनल कमीशन अलग से बना दिया, तो ये जब सारा कुछ कर रहे थे तो इसके बाद मुसलमानों का एक हिस्सा इनके पास लौटना शुरू होता है, और 2009 में इनकी सीटें बढ़ जाती हैं यूपी। अब इसके बाद ये पागल हो जाते हैं, अब हमारा काम हो गया, नाउ वी विल गो बैक टू आवर द ओरिजिनल पोजीशन, जहाँ पर मुस्लिम ओरिजिनल फॉर्मूला दलित और सवर्णों के लीडरशिप में सारा कुछ करके हम चला लेंगे, और हम नेहरू पीरियड के मतलब ग्लोरी में चले जाते हैं फिर से। यहाँ एक उनका डिस्कनेक्ट बनता है एक कम्युनिटी के साथ, वो है ओबीसी। उनको लगता है कि भाई किसी भी नेशन के तो लिमिटेड रिसोर्स हैं, इतनी नौकरी है, इतनी बैंक लोन्स हैं, इतने ही आपकी फैसिलिटीज़ हैं, इतने ही संस्थान हैं, तो आपको इतनी मतलब PSUs हैं, तो उसी में देना है। तो अगर आप इनको देंगे तो कहीं तो घटेगा। तो उनको मालूम था कि ये एक कम्युनिटी है ओबीसी जो ट्रेडिशनली कांग्रेस के साथ नहीं रही है आज़ादी के बाद से कभी भी। ये इसका कहीं कहीं नेता और कहीं कहीं कम्युनिटीज रही होगी, लेकिन हिस्टोरिकली ये सोशलिस्ट वगैरह के साथ और इनके साथ ये लोग ज़्यादा रहे हैं, लोहिया पॉलिटिक्स वगैरह में रहे हैं। तो इसको उन्होंने वहाँ से काटना शुरू किया। अभी काटने के लिए उन्होंने क्या क्या किया कि एक तो कि इनके लीडर्स को फिनिश करो, मुलायम सिंह के खिलाफ DA केस लगा दो, फंसा रहेगा वो 2-3 साल मुकदमा लड़ता रहेगा। इवन ओपन शेड्यूल कास्ट में बहन जी के खिलाफ उन्होंने ताज कॉरिडोर का केस खोल दिया, फिर जो उन्होंने पार्क वगैरह बनाए थे उसके खिलाफ केस, ये वो, फिर उनके बाकी और केसेस, DMK को फिनिश करने के लिए फिर उसमें 2G का एक केस अपने ही CAG से करवा के उनके नेताओं को जेल में डालो, जो उनका मिनिस्टर था ये राजा उसको जेल में डालो, कानूनी मुई को जेल में डालो, ये सब कर रहे थे। इसके अलावा एक जो OBC के लिए इनके साथ इनकी मर्जी के खिलाफ एक अच्छा काम हो गया था 2006 में, जिसमें कि सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में OBC रिजर्वेशन अर्जुन सिंह ने लागू कर दिया था। कोर्ट केस वगैरह चला, 2009 से वो लागू हो गया। अब ये जब लागू हो गया तो अर्जुन सिंह की नाराज़गी थी कि ये आदमी ने, ये तो हमारे प्लान में नहीं था कि OBC को देंगे, क्योंकि हमको तो मुसलमानों को देना था। तो जब अगली सरकार बनती है तो अर्जुन सिंह को उन्होंने कैबिनेट से हटा दिया। सिर्फ हटा नहीं दिया, 2009 के इलेक्शन में अर्जुन सिंह के पूरे परिवार से किसी को टिकट नहीं दिया गया। जो मध्य प्रदेश की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली थी उसमें किसी को टिकट नहीं दिया है। और अर्जुन सिंह स्टेज पे चढ़ के रोए हैं, और ये गूगल पे सर्च करने से उसके सारे समाचार आपको मिलेंगे। अर्जुन सिंह रोए। अब अर्जुन सिंह रोए इतना काफ़ी नहीं है, और उनको हटा दिया इतना ज़रूरी नहीं है। उनके जगह पर सरकार किसको मिनिस्टर लेके आती है? वो लेके आती है कपिल सिब्बल को।
जिस कपिल सिब्बल ने 2006 में कैबिनेट में रहते हुए, उस समय वो जर्मनी में थे, वहाँ से स्टेटमेंट दिया था कि अर्जुन सिंह ने गलत किया है, ओबीसी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। उसको रिवॉर्ड देते हुए, उनको एलिवेट करते हुए, उसको और एक स्टेटमेंट भी बनाते हुए आपके इलेक्टोरेट के लिए, इलेक्टोरल के लिए कि ओबीसी का की हमें परवाह नहीं है, हम कपिल सिब्बल को एचआरडी मिनिस्टर बनाते हैं, आपको जो करना करो, जहाँ जाना जाओ, हमारा पुराना कॉम्बिनेशन लौट आया है, नाउ वी आर कॉन्फिडेंट। और स्थिति ये हो गई कि 2014 जाते जाते मनमोहन सिंह की पूरी कैबिनेट में सिर्फ एक ओबीसी मिनिस्टर बच गया, जो देश की 52% आबादी है, राइट 52% ऑफ द पॉपुलेशन। हैविंग ओनली वन मिनिस्टर इन मनमोहन सिंह कैबिनेट एंड दैट मिनिस्टर वाज वीरप्पा मोइली, और उसके पास भी बहुत इनकॉन्सिक्वेंशियल मिनिस्ट्रीज वगैरह थे। ओबीसी ऐसे ही नहीं चला गया है, इसको बीजेपी ने सेंस कर लिया कि ओबीसी के अंदर एक रिजेंटमेंट पैदा हो रहा है, ऊपर से मुस्लिम आउटरीच बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो एक हिंदू रिजेंटमेंट भी है। नरेंद्र मोदी इस जगह पर आते हैं, एक ओबीसी नेता जो खुद को ओबीसी बोलता है। ये एक चेस बोर्ड है, आप अगर चेस के 5 चाल चल रहे हैं तो सामने वाले ने भी एक चाल चल दी और आपको सवार मात दे दी उन्होंने। एक ओबीसी नेता आपने खड़ा कर दिया और ओबीसी का मेजर सेक्शन आपसे ऐसे ही नाराज बैठा हुआ था, ऊपर से आप मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, इसको लेकर उनकी अलग से नाराजगी थी, जामिया को आप दे चुके थे। तो ये सब करने के बाद तो तय था कि इनकी जो गति होनी थी वो हुई। हाँ। इस पे एक सवाल मैं, क्योंकि हमने पॉलिटिक्स की बात कर ली, थोड़ा बहुत सोशल डायनेमिक्स की भी बात कर ली, क्योंकि मैं खुद भी डेवलपमेंट प्रोफेशनल हूँ, तो आई वांट टू कम टू दिस क्वेश्चन। आपने तो हार्वर्ड से किया है ना? मास्टर्स वहाँ से किया है ना? जी मैं शायद वहाँ गया था उसी समय। अच्छा तो हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में। यस। तो मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि अगर हम डेवलपमेंटल पैराडाइम में देखें, इकोनॉमिकली देखें, और दो चीज़ों को कंपेयर करें, आई हैव ग्रोन अप इन यूपी, आई हैव सीन रीजनल पार्टीज़, जो दलित पॉलिटिक्स भी यूपी में रही है, इसका एक तो पॉलिटिकल पैराडाइम होता है रिप्रेजेंटेशन का, राइट? लेकिन अगर आप इकोनॉमिकली डेवलपमेंटली देखें, इसको असेस करें कि रीजनल पार्टीज़ का जो दलित पॉलिटिक्स थी उसका, अगेन आपने वर्ड यूज़ किया था, टेंजिबल इम्पैक्ट ग्राउंड पर क्या रहा, और पिछले 10 साल में मोदी सरकार के अंदर फिर हमारे जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़, SC ST भाई बहन हैं, उनकी एक्चुअल लाइफ पर क्या फ़र्क पड़ा है? इसमें आपको 2 मैं उदाहरण दे रहा हूँ। पहला उदाहरण मैं राहुल गांधी के कॉन्टेक्स्ट में दे रहा हूँ और दूसरा उदाहरण मोदी सरकार के एक इनिशिएटिव पर दे रहा हूँ। पहला उदाहरण ये है कि देखिए, सोशल जस्टिस की जो पॉलिटिक्स है भारत में, वो जनरली डेवलपमेंट के साथ जेल नहीं करती है, इस तरह का एक नोशन है। और इसकी ये नोशन अपने आप नहीं बना है, शायद वो डेवलपमेंट पर उतना ध्यान गया भी नहीं है। तो यूपी और बिहार अगर देश में पिछड़ा राज्य बन गया तो इसमें इन सब का भी रोल रहा है कि, जबकि इसी की तुलना में सोशल जस्टिस और मार्केट इकोनॉमी को बहुत अच्छे से ब्लेंड किया तमिलनाडु में। तमिलनाडु इस समय भारत में सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन भी देता है और सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट भी है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा है, महिलाएं वहाँ पर सरकारी नौकरियों में सबसे ज़्यादा हैं। तो ये दोनों चीज़ साथ की जा सकती है कि आप ग्रोथ और सोशल जस्टिस साथ साथ कह सकते हैं। ये द्रविडियन मॉडल उन्होंने दिखाया। उसके क्रिटिक हो सकते हैं बहुत कारणों से, रिलीजियस कारणों से खास करके लोग उसको क्रिटिक करते हैं, लेकिन एज डेवलपमेंट मॉडल वो सक्सेसफुल है। इसको कोई भी डिबंक नहीं कर सकता है कि वो इस समय भारत का ऑटो हब है, वो भारत के फैक्ट्रीज़ की राजधानी कहा जाता है। भारत में टोटल जितनी फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्री की एक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के अंदर जितनी फैक्ट्रीज हैं उसकी लगभग आधा तमिलनाडु में। तो हो सकता है, लेकिन नॉर्थ में ये हुआ नहीं। तो ये लोहिया पॉलिटिक्स की कमी रही कि उन्होंने 2 चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। एक तो इंग्लिश एजुकेशन पर, क्योंकि उनको लगा था कि भारत में हिंदी का राज आएगा टाइप का, पता नहीं, एक नोशन था, जो कि हुआ नहीं। ये लोग खुद अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने सबने अपने बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाया, लेकिन स्टेट को उन्होंने हिंदी में डाल दिया, जो कि एम्प्लॉयबल लोग तैयार नहीं हुए। असल में वो एक जनरेशनल प्रॉब्लम आ गई है जिसको लंबे समय तक इनको भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा एक जो एंटी डेवलपमेंटिज्म का एक आइडिया था, वो भी एक प्रॉब्लम थी। उसमें एक डिपार्चर मुझे लगता है कि बहन जी के टाइम में आया कि उन्होंने ग्रोथ और ये और वो रोड और हाईवेज और ये सब बनाएंगे और स्कूल खोलेंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाएंगे, क्योंकि ये सब जॉब भी जनरेट करता है, एक इकोनॉमिक प्रोसेस भी है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। हाँ। तो जैसे उन्होंने कहा कि हम पूरे यूपी को एक सुपर हाईवे से यहाँ से लेकर एकदम बलिया गाजीपुर तक को जोड़ देंगे, नोएडा से लेकर वहाँ तक। इसके लिए उन्होंने शुरुआत की यमुना एक्सप्रेसवे से। अब यमुना एक्सप्रेसवे
को बनाने का एक मॉडल बनाया, उन्होंने उसको एक प्राइवेट पार्टनर लिया और ज़मीन अधिग्रहण करने का काम सरकार का था, तो उन्होंने ज़मीन अधिग्रहण जो भी एग्जिस्टिंग रूल्स थे भारत सरकार के उसके हिसाब से उन्होंने कंपनसेशन वगैरह देकर अधिग्रहण करना शुरू किया। क्योंकि दिल्ली के आसपास की ज़मीन है तो थोड़ा सा किसानों का आंदोलन हुआ कि हम ये नहीं करेंगे, लेकिन कई बार स्टेट को, गवर्नमेंट को एक बहुत बड़े लार्जर गोल के लिए लार्जर गुड के लिए आपको कई बार बुलडोज करना पड़ता है चीज़ों को, कि ठीक है आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, हम देख रहे हैं ना आज के 20 साल बाद क्या होने वाला है। इस सड़क के आसपास अभी मुझे लगता है कि नोएडा से लेकर अब जो सड़क पूरा गंगा हाईवे और इस पूर्वांचल हाईवे तक जो टोटल बन गया है, इसके आसपास कम से कम 1 लाख करोड़ की इकॉनमी बनने वाली है और इसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये विजयवाड़ा एयरपोर्ट से लेकर बहुत कुछ होने वाला है। आज की तारीख में आप लखनऊ की सब्जी दिल्ली ला के बेच सकते हैं, ये शुरू हो गया है। मतलब बहुत सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। वो मतलब 30,000 वहाँ से बसें ट्रक्स गुजर रही हैं उस एक्सप्रेसवे से हर दिन। तो इसको जो देख रहा था उसने थोड़ा सा उसको बुलडोज करके उसको करने की कोशिश की, हम करेंगे। इसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए केंद्र में सरकार में रहते हुए कौन जाते हैं? राहुल गांधी भट्टा परसौल जाते हैं और वहाँ पर वो आंदोलन इतना हिंसक आंदोलन है, उसमें 2 पुलिस वाला मरता है, 1 किसान मरता है और उसको डिसरप्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको मुद्दा बना के पूरा। ये जो कांग्रेस का लेफ्ट वर्ड शिफ्ट है ये ट्रेजिक है, क्योंकि कांग्रेस भारत में पावर एलिट्स की पार्टी है, ये पॉलिटिकल बिजनेस एलिट्स की पार्टी है और ये भारत की एक तरह से ग्रोथ की पार्टी हो सकती थी। इन्होंने एक मार्क्सिस्ट शिफ्ट लिया और हम प्रोग्रेस को रोकेंगे, ये उन्होंने मैसेज दिया कि नहीं आपको ज़मीन तो चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, अब नियम के तहत जो भी नियम है उसके तहत ही हमेशा अधिग्रहण होना है। आप एक नया नियम पास कर दीजिए, कंपनसेशन का रेट ऐसा होगा, केंद्र सरकार में थे ही आप वो कर लेते, लेकिन आपने वहाँ पर लोगों को भड़काया जाके। और भट्टा परसौल वो कहते हैं कि हमने उद्योगपतियों से जनता के हितों की रक्षा की। भाई आप मान लीजिए आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं लखनऊ अभी सोचूँ इसका ये में और गाड़ी उठाऊँ तो 6 से 7 घंटे में आराम से लखनऊ पहुँच जाऊँगा। मैं यहाँ से उठकर अपनी कार उठाकर बिहार जाने की सोच सकता हूँ कार से, सड़क की जैसी स्थिति है 13-14 घंटे में शायद लग पहुँच जाऊँ, जो मतलब या 15 घंटे में, जो मतलब ट्रेन की रफ्तार से। तो एक कितनी बड़ी चीज़ हुई है, इसको रोकने के लिए राहुल गांधी आते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी का कितना बड़ा डिसास्टर। इस देश में एक इकोनॉमिक प्रोसेस है अमेरिका के एक शॉर्ट सेलर से, जिसका इंटरेस्ट शेयर बाजार के गिरने में, जब गिरता है तभी उसको प्रॉफिट होता है, बिकॉज शॉर्ट सेलर। एक शॉर्ट सेलर के एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लेकर आपने इस देश में इतना बड़ा कोहराम मचा दिया और इसके बाद इसकी वजह से शेयर मार्केट में इतना बड़ा फॉल हुआ, भारत के लोगों की मतलब संपत्ति घटी। और आप जब ये सब कह रहे हैं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोनों FII और FDI को आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि ये देश नियम से नहीं चलता है जी, बहुत अराजकता है, यहाँ तो शेयर मार्केट यूं फ्लक्चुएट करता है, एक खबर पे हम शेयर मार्केट गिर जाता है। वो नहीं गिरता ना अगर आपने हिंडनबर्ग को आपने मुद्दा नहीं बनाया होता, तो आपको क्यों बनाना था? ठीक है, अगली सरकार आती है, आप इसको सेटल करते हैं आप उसको। और ये उद्योगपति तो आप सब आपके समय के पैदा हुए हैं, है ना? ये भारत के सबसे बड़े उद्योगपति तो इस सरकार में बने नहीं है, ये तो बन चुके थे उस समय तक ना। मानी आपके समय का ना, वो मानी खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हो। आपने क्यों उनको ऑयल वेल्स जो तेल के कुएं थे वो दिए ना आपने, तो किसी प्रोसेस के तहत दिए थे ना, या पॉलिसी के तहत दिए थे। उसको कोई सरकार अगली आई और कही नहीं सारे तेल के कुएं हम वापस ले लेंगे, तो या सर्टेनिटी रही नहीं गई। हाँ, या फिर वोडाफोन पे आप रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा देंगे कि पीछे का भी टैक्स देना पड़ेगा, नियम जिस दिन बना उससे पहले का भी। तो ये आप जब करते हैं तो इस देश में डेवलपमेंट के पूरे प्रोसेस को स्कटल करते हैं एकदम ब्रेक्स लगते हैं। पूरे आपके पास इंडियन जो कंपनीज है वो भी फिर उनका मेन डेस्टिनेशन इंडिया क्यों रह जाए? अब तो ग्लोबल है, वो तो चाहे तो कहीं भी जाके बिजनेस करें, कहीं भी जाके माइनिंग करें, उनका क्या कॉन्फिडेंस रह गया यहाँ के सिस्टम। कल को आप मतलब अपने बनाए हुए उद्यमियों को आप गिराएंगे अगर, ये जो एनार्किस्ट है बल्कि रादर निहिलिस्ट आइडिया है कि हमको सब कुछ नष्ट कर देना है, हमारा नहीं तो सब कुछ बर्बाद, ये जो आइडिया है ना, ये इससे कहीं ना कहीं वो संचालित हो रहे हैं। बहुत अराजकतावाद है इस आइडिया में कि हमको ये नहीं होने देना, ये नहीं होने देना, डेवलपमेंट नहीं होने देना है, रोकना है सब। तो ये है प्रॉब्लम इस समय राहुल गांधी की। एक प्रॉब्लम अगर मुझे कोई आइडेंटिफाई करने के लिए बोले तो मैं आपको बोलूँगा कि उनका जो मार्क्सिस्ट, एनार्किस्ट, निहिलिस्ट, सारे में बड़े बड़े वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये इनकी प्रॉब्लम है कि वो
आप इंडिया के डेवलपमेंट प्रोसेस जो है उसमें आप उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। आपको ये दिख नहीं रहा है कि मेरे गांव में, झारखंड का मेरा जो गांव है, इसमें मेरे गांव में आज की तारीख में कोई घर ऐसा नहीं जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है। और मेरे गांव में मुझे लगता है कि हर दूसरे घर में एक कार है। अभी ये तो आपके शुरू किए प्रोसेस की वजह से हुआ ना। ये जो आपने इकोनॉमिक प्रोसेस शुरू किए थे नरसिम्हा राव के समय, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, आज ये प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आप मतलब अपनी बनाई हुई इमारत को तोड़ रहे हैं। इसमें दिक्कत है। और कहीं ना कहीं जब वो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन या एक्सरे की बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एक निहिलिज्म या उसका बू देता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या आप एंटरप्राइज की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे? हाँ, और आप भारत है ना, यहाँ तो जनरेशनल वेल्थ का आइडिया है ना। आपको इस देश के कॉन्टेक्स्ट में पॉलिसी सोचनी पड़ेगी। और आप तो थे सरकार में, आपने जनरेशनल वेल्थ को रोकने के लिए आपने कोई लॉ बना दिया होता। आपने तो उस समय जो स्टेट टैक्स का रूल था उसको आपने ख़त्म किया, राजीव गांधी ने ख़त्म किया। तो आपने जनरेशनल वेल्थ बनती रहे इसके रास्ते साफ किए। आप उस लिगेसी के साथ भी नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी ही पॉलिसीज, अपनी लिगेसी, अपने डीएनए के साथ नहीं है। आपका डीएनए तो ये है कि गांधी का बिरला और बजाज के साथ एकदम सिम्बायोटिक रिलेशन था और सारा काम वो उनके पैसे से कर रहे थे। वर्धा आश्रम जो है वो बजाज ने बनाया है। सिंघानिया, हिम्मत सिंह का, सेक्सरिया, सारे भारत के टावरिंग बिजनेसमैन गांधी के साथ थे। आप उनको कह रहे हैं कि वेल्थ क्रिएशन खराब है, ये सब उनको दे दिया। अरे आप स्वदेशी आंदोलन तो सीधे सीधे भारतीय उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए था। तो भारतीय, आप कहेंगे भारतीय उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए गांधी ने आंदोलन की, ये बोलेंगे क्या? ये क्रिटिक है क्या उसमें? भाई ये एकदम डिसोनेंस है बिटवीन। हाँ, ये उद्योगपति इसलिए बड़े बने क्योंकि स्वदेशी का भी उसमें एक रोल है। तो इन उद्योगपतियों का बड़ा बन जाना एक तरह से एक पॉलिटिकल एक्ट का भी रिजल्टेंट है। आप क्या उसको भी रिजेक्ट करोगे? क्या क्या रिजेक्ट करोगे? ना अपने पूरे इतिहास को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो मैं एक पॉलिटिकल आइडिया, जो आपका पहला क्वेश्चन था, ये मैं उसको इस तरह से अप्रोच कर रहा हूँ। दूसरा पार्ट जो मैं उसको जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि सरकारें देखिए क्या होती हैं कि इसमें एक मैल्कम ग्लैडवेल का एक बहुत फेमस स्पीच भी है, उसको भी सुनना चाहिए लोगों का, कि टिपिंग पॉइंट उस बुक का नाम भी है। होता क्या है कि बल्कि ये आइडिया भी उन्होंने कॉपी या चोरी जो भी कही है वो किया है। थॉमस पून की एक आइडिया का एक बुक है कि स्ट्रक्चर्स ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, मोस्ट प्रॉब्ली उस बुक का नाम है, स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, साइंटिफिक रिवोल्यूशन। थॉमस पून का आइडिया ये है कि कोई भी साइंटिफिक आइडिया, इसको अब मैं थोड़ा सा ब्रॉड बेस कर रहा हूँ, कोई भी आइडिया जो है उसके साथ कोई समाज, देश, संस्था उसके साथ चलती रहती है, परिवार, इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन चलता रहता है। फिर क्या होता है कि कुछ उस समय उससे जुड़े हुए जो भी सवाल आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, उसको उस फ्रेम के अंदर में सॉल्व किया जा सकता है। इसको बोलते हैं पैराडाइम। ये पैराडाइम है। इस पैराडाइम के अंदर में ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी इशूज़ या जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इस पैराडाइम के अंदर सॉल्व करेंगे। जैसे अगर पैराडाइम है कि धरती चपटी है, जिस समय पैराडाइम था इस दुनिया का, तो उस समय उसी के तहत सारे सवाल, सारा साइंस, सारा कुछ, सारा लिटरेचर, सब कुछ उसके अंदर ही रिजॉल्व हो रहा था और किसी को प्रॉब्लम भी नहीं थी, हो जा रहा था। लेकिन जिस समय गैलीलियो ने को दो लेंस के बीच में एक पाइप में लगा के जब उसने देखा आकाश की तरफ, तो उसको कुछ और दिखा। फिर उसने मैथमेटिका लिखी और उन्होंने साइंस का एक नया आइडिया दिया। तो ये पुराने आइडिया को चैलेंज करने लगा। तो पुराना आइडिया और नया आइडिया दोनों टकराने लगे और पुराने पैराडाइम में ये जो नई फाइंडिंग्स थी फिट नहीं हो रही थी। तो एक टिपिंग पॉइंट आता है जहाँ पर वो पुराना पैराडाइम डिमोलिश हो जाता है और एक नया पैराडाइम आ जाता है, एक नई चीज़ बन जाती है। सारी दुनिया, सारा देश, सब कुछ इसी तरह से चलता है कि एक स्ट्रक्चर चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं, प्रोसेस चल रहे हैं, उसके बाद उसमें चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो रही तो कुछ नया सिस्टम आता है जब क्राइसिस एक लेवल पर पहुंच जाती है। तो भारत में बहुत सारा सोशल लाइफ में भी पैराडाइम होते हैं कि ठीक है, खाना खाने के बाद रिलीव करने के लिए आदमी जाएगा, शौच जिसको बोलते हैं, या जिसको आजकल बहुत सारी लोग पॉटी वगैरह बोलते हैं, जो भी व्हाटएवर, तो उसके लिए जाता है। भारत में टॉयलेट्स की कोई डिमांड नहीं थी 2014 में जब
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो कोई डिमांड नहीं थी, लोग मांग नहीं रहे थे, बल्कि लोग कहते थे खुले में जाएंगे, हवा लगेगी, वो तो जी बड़ा मजा आता है जी, और वॉकिंग भी हो जाती है, बड़ा मतलब उसको बहुत सारे लोग चेरिश भी कर रहे थे ना, और जिनको तकलीफ भी देते थे ऐसे ही तो होता है जी, क्या है जो कि में रहते हैं, नाले किनारे जाते हैं, दिस वाज द पैराडाइम। हाँ, मतलब वो बिहेवियर का पार्ट है, और दुनिया में सबसे मुश्किल से जो चीज़ बदली जा सकती है वो बिहेवियर है। तो नरेंद्र मोदी से पहले कोई भी प्रधानमंत्री इसको हल कर सकता था। बहुत इनॉर्मस बजट नहीं चाहिए था इस काम के लिए, एक वो नज़र चाहिए थी कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ही आपको नहीं दिख रही थी, क्योंकि उस पैराडाइम में वो प्रॉब्लम नज़र ही नहीं आ रही थी। ठीक है ना, गरीब लोग जाते हैं, या जिनको गांव के लोग तो बाहर ही जाते हैं, क्या दिक्कत क्या है। जबकि ओपन डिफेकेशन को वेस्ट ने आज से 100 साल पहले लगभग रिजॉल्व कर लिया था। 2014 का डाटा है कि सारी दुनिया में जो लोग खुले में शौच में जाते हैं, ऐसे सारे लोगों का 60% सिर्फ भारत में है। इवन मुस्लिम कंट्री में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो महिलाओं की इज्जत वगैरह को लेकर उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें बाहर वो जाने में दिक्कत है, तो उन्होंने भी शौचालय वगैरह कुछ बंदोबस्त तो कर रखा था घर के अंदर ही। तो ये प्रॉब्लम मेनली इंडिया की थी, और ये आपको प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही थी, क्योंकि आप उस पैराडाइम के पार्ट थे, किसी प्रधानमंत्री को नजर ही नहीं आया, कोई भी कर सकता था इस काम को ठीक। अब जिस शब्द को बोलते हुए मेरी जबान लड़खड़ा रही है कि मैं उसको शौच बोलूं कि टट्टी बोलूं कि पोटी बोलूं, तो आप सोचिए कि उस बात को भारत का प्रधानमंत्री लाल किले पे चढ़ के अपने पहले भाषण में कह रहा है कि हमको ये खुले में शौच वाला सिस्टम खत्म करना है, 5 साल के अंदर खत्म करना है, करना ही करना है। कितना अजीब लग रहा था, खाने उन्ने का जहाँ पर वहाँ शौच की बात है, क्या आदमी पागल है, क्या तमाम तरह की बातें हुई, लोगों ने उसको ट्रिविलाइज किया कि क्या बोल रहा है, और आदमी लग गया इस काम में। उन्होंने परमेश्वरन अय्यर को वर्ल्ड बैंक से उठा के, मेरे ख्याल से वो सिंगापुर पोस्टेड थे IAS ऑफिसर थे, उनको बुलाकर जल शक्ति मंत्रालय का उन्होंने सेक्रेटरी बनाया, और मिशन मोड पे इस काम को 5 साल के अंदर करना है। और देखते देखते भारत लगभग 98-99% ओपन डिफिकेशन फ्री होगी 5 साल में। ये मुझे लगता है कि भारत के बिहेवियर में हुई हाल फिलहाल के मतलब पिछले 100-200 साल की सबसे बड़ी क्रांति है कि आपने लोगों की आदत बदल दी, और इसको उन्होंने इसको इतने टारगेटेड तरीके से किया, सोसाइटी को इन्वॉल्व किया, जो कुछ करना था कर, उन्होंने मैंडेट दिया कि करना है भाई, ब्यूरोक्रेसी का करना है, कैसे करना है तुम जानो, और फाइनली हो गया वो। उन्होंने वो बहुत गंदे तरीके से, कोई बाहर जा रहा है तो पीछे सीटी बजा, लोग कहते हैं कितना गंदा है ये, आदमी आराम से शौच भी नहीं जा पा रहा है, लेकिन फाइनली ये सब गंदगी करते करते देश साफ हो गया। तो उसमें जो टॉयलेट बनाएगा उसको इतना पैसा देंगे, फिर वो हालांकि स्टेट का सब्जेक्ट था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के साथ वो एक बहुत बढ़िया फेडरलिज्म का उदाहरण है कि उनके जरिए ये काम कराया गया, उनकी सहमति से कराया गया, और ये काम हो गया। इसलिए मैंने कहा कि अगर भारत को नोबेल प्राइज़ के लिए अपने देश की कोई एंट्री भेजनी है, इंडिविजुअल्स तो अपने ढंग से जाते हैं, देश की कोई एंट्री भेजनी है तो इस प्रोजेक्ट को भेजना चाहिए, जो जिसने कि सिर्फ ये नहीं किया कि सिर्फ बाहर का शौच बंद किया और इसकी वजह से साल में 3-4 लाख बच्चे डायरिया से कम मर रहे हैं, इतना ही मामला नहीं था ये सब तो है ही है उसके साथ। लेकिन आप सोचिए, एक उदाहरण मैंने पहले भी कहीं दिया है कि आप कल्पना कीजिए कि एक महिला को रात में डायरिया है, डायरिया है रात में या दिन में डायरिया हुआ है, दिन रात तो फिर भी ठीक है, दिन में डायरिया हुआ है, और उसके पास अपना खेत नहीं है ना, किसी की नई बहू आई है, उसकी बहू तो घर की इज्जत है, बहू को डायरिया हुआ है, अब बोलो कहाँ से जाने, कितनी बार अब 4 महिलाओं को साथ में ले जाके और साड़ी ढक के कराओगे, और इसका ह्यूमिलिएशन, किसी ने डांट के भगा दिया तो, किसी ने एक लाठी से पीट दिया तो, किसी ने पकड़ के खींच लिया और रेप कर दिया तो कितनी वायलेंस रुकी होगी इसकी वजह से। तो एक जो डिसरप्शन है वो ज़रूरी है, जैसा चल रहा है उससे डिसरप्शन कर सकते हैं कि नहीं, और डिसरप्शन हमेशा नेगेटिव टर्म में ज़्यादा यूज होता है। डिसरप्शन एक्चुअली स्टेटस को का उल्टा भी है, असल में ये बाइनरी भी है। तो इस बाइनरी में अगर आप स्टेटस को तोड़ना चाहेंगे तो डिसरप्शन है ना, और ये डिसरप्शन अगर आप करते हैं, जैसे कि इन्होंने कहा, लोग कहते हैं ना नरेंद्र मोदी पढ़ा लिखा है कि नहीं को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। देखिए इंग्लिश तो उनको सचमुच उस तरह से नहीं आती, लेकिन इंग्लिश नहीं जानना और पढ़ा लिखा नहीं होना उतना बड़ा डिस्क्वालिफिकेशन मैं पॉलिसी मेकर्स के लिए नहीं मानता हूँ। इस देश में सबसे अच्छी साक्षरता दर जहाँ पर है, वो स्टेट में दोबारा नाम ले रहा हूँ तमिलनाडु का, और उस प्रदेश को साक्षरता के इस स्तर पर ले जाने वाला जो चीफ मिनिस्टर है वो खुद 5वीं पास कामराज साहब है।
उन्होंने कहा कि नहीं, हर बच्चा स्कूल आना चाहिए और इसके लिए भारत में पहली बार मिड डे मील उन्होंने शुरू किया। तो ये होता है विजन। पॉलिसी बनाने के लिए नियत की जरूरत होती है, इंटेंशन है, इंटेंशनलिटी है, देन यू कैन डू। उसके बाद तो ब्यूरोक्रेसी करेगी ना, वो तो इसकी ट्रेंड है। आप टारगेट दो ना, ये करना है, हो जाता है ना। लालू यादव ने किसी एक खास समय का, बहुत यूपी में दंगे, बिहार में दंगे हो रहे, उन्होंने सारे डीएम को बुला कर नहीं, दंगे नहीं चाहिए, रुक गए। इतना ही सिंपल होता है वो, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार चाह ले तो नहीं। तो नरेंद्र मोदी ने चाहा तो फाइनली एक काम हो गया। तो इस तरह के कामों की ज़रूरत है और इस तरह के कई सारे काम हुए हैं, पहले भी हुए हैं, ऐसा भी नहीं कि पहले नहीं हुए कोई एकदम। जैसे राजीव गांधी को किसी समय लगा कि हर जिले में तो एक नवोदय स्कूल होना ही चाहिए, कम से कम एक अच्छा स्कूल होना चाहिए, और नवोदय स्कूल बन के खड़ा हो गया ना। तो ये कांग्रेस को भी असल में एक पॉजिटिव एजेंडा अगर देना है ना, तो वो टेंजेबल, और उनकी राज्य सरकारें उसको एटलीस्ट जिसको बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट के लेवल पे आप करके दिखाओ ना, कि आप कह रहे हो कि कास्ट सेंसस कराना है, कास्ट सेंसस या वेल्थ, तो कास्ट सेंसस आपने कर्नाटक में कराया भी तो उसकी रिपोर्ट नहीं जारी की। अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है तो दे दो ना रिपोर्ट, आपने कराई ना, सिद्धारमैया की सरकार ने कराई है, वो दे नहीं रहे। आपकी सरकार हिमाचल में करा दो कास्ट सेंसस, क्या किस बात का डर है? कोई कोर्ट से रोक भी नहीं होती। अब तो बिहार ने कराया, कर दिया, नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार थी, नीतीश कुमार ने फैसला किया करना है, तो हो गया। ये तो कांग्रेस जब कास्ट सेंसस की बात करती है तो कई बार एक्चुअली बहुत गलत बयानी भी करती है कांग्रेस। जब जैसे इस देश में लगभग सारे सेंसस तो कांग्रेस ने कराए थे, आपको कराना होता तो करा चुके होते, तभी करा लेते। और कास्ट सेंसस पर तो 2010 में इस देश की पार्लियामेंट में आम सहमति बन चुकी है जून महीने में, जिसमें कि सारी पार्टी, सारी मतलब सारी, एक भी पार्टी ने विरोध नहीं किया, सबने कहा करा दो। उसमें लेफ्ट पार्टी, उसमें बीजेपी की तरफ से मुझे याद है, बल्कि तो पूरे स्पीच मैंने पढ़ा है, सारे स्पीचेस। गोपीनाथ मुंडे और हुकुमदेव नारायण यादव को बीजेपी की तरफ से खड़े हुए थे उसमें, उस मोशन पे बोलने के लिए। उन्होंने, बीजेपी ने सपोर्ट कर दिया, उसमें लेफ्ट ने सपोर्ट कर दिया, साउथ की पार्टी ने सपोर्ट कर दिया, सारी पार्टी ने सपोर्ट कर दिया। 2000 का कास्ट सेंसस होना है। 2011 में जब सेंसस हुआ, उसमें कास्ट का क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा गया? पार्लियामेंट से ऊपर क्या है? और उसमें तो मनमोहन सिंह ने बाकायदा पार्लियामेंट में एश्योरेंस दिया था कि हम सदन की भावना के हिसाब से सेंसस कराएंगे। सदन की भावना कास्ट सेंसस कराने की थी, आप करा दिए होते। 2011 में अगर कास्ट सेंसस कराते तो 2012 में रिपोर्ट आ जाती, क्यों नहीं कराया आपने? और इसके अलावा भी आपने, उसके बाद आपने एक खुरापात और की, बड़ी बदमाशी की, कि अब चूंकि कास्ट सेंसस का माहौल बना हुआ था, उन्होंने कहा कि एक बीपीएल सर्वे चल रहा है, उसमें कास्ट का क्वेश्चन ऐड करा देते हैं। अभी कास्ट का क्वेश्चन, कास्ट सेंसस जो है वो सरकारी कर्मचारी करता है, वो सेंसस एक्ट 1948 के तहत होता है, उसमें गलत जानकारी देने पे सजा है, गलत दी हुई जानकारी किसी ने गलत नोट की सरकारी अधिकारी, उसके लिए सजा है। तो एक्ट है, कानून है, उसके तहत सेंसस होता है। अब बीपीएल सर्वे तो सेंसस एक्ट 1948 से होना नहीं है, उसमें तो मनमानी है। एनजीओ वर्कर ने किया, कहीं पर डेली वेजर ने किया, उसको लिखना आता है, नहीं आता है, बताने वाले ने झूठ बोला, वो इतना क्योस मच गया कि फाइनली आज की तारीख तक वो डाटा आने लायक तैयार ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने उसको कराया नहीं, सेंसस में डाला ही नहीं। नियत साफ थी। आपने फिर 1951 में कास्ट सेंसस बंद ही क्यों कराया था? अब करा दी होते भाई, अंग्रेजों के समय तक तो थी ना वो। 31 में हुआ, 41 में भी कास्ट का क्वेश्चन था, हालांकि वो वर्ल्ड वॉर की वजह से उसका डाटा नहीं आया, लेकिन 41 तक तो था। कास्ट सेंसस अगर इतना क्रिटिकल है और एक्सरे है समाज का, और ये आपको समझ में आता है, नेहरू को क्यों नहीं समझ में आया? इंदिरा गांधी को क्यों नहीं समझ में आया? नरसिम्हा राव को क्यों नहीं समझ में आया? ये बस एक मनमोहन सिंह को क्यों नहीं समझ में आया? अब आपको लग रहा है कि कास्ट के सवाल पे बीजेपी को घेर लेते हैं। अब आपका दिमाग चला कि कुछ तो करते हैं, खुराफात, ये बात बन नहीं रही है, दो बार से आ रहे हैं और इसके तो नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेट्स डू समथिंग। जो आइडिया आता है ना बच्चों का, आज कुछ कर देते हैं, तो आज कुछ तूफानी करते हैं। तूफानी, तो चलो ये मैंने तूफानी कर देते हैं। और तूफानी करने से आपने एक तो कराया नहीं, 4,893 करोड़ रुपया आपने बीपीएल सेंसस पे लगा दिया और डाटा नहीं आया। तो एक तो आपको जिन लोगों ने कराया, उन्होंने इसमें क्यों कराया और उसमें उसका क्या मॉनेटरी बेनिफिट था, इस पर तो सरकार को व्हाइट पेपर लाकर उस पर मुकदमा कायम करना चाहिए था। चिदम्बरम उस समय होम मिनिस्टर थे और उनका फैसला था, हालांकि पूरी सरकार का होता है, लेकिन अल्टीमेटली अब किसी का तो उसमें रोल होता ही है, सिग्नेचर से लेकर सब में।
उनको पकड़ना चाहिए, भाई ये तुमने क्यों कराया? जब सेंसस में कास्ट को इंक्लूड करना था तो तुमने उसको बीपीएल सर्वे में क्यों डाला? और उसके लिए आपने उतना सारा खर्चा क्यों किया? उसने हैंड हेल्ड मशीन मंगाई, भाई किस मशीन क्यों आई? वो मशीन आज कहाँ है? और सेंसस होता है 30 दिन में, 1 फरवरी को शुरू होता है और वो 28 फरवरी को बंद हो जाता है। पूरे आज़ाद मतलब 1881 से सारे सेंसस इसी तरह से हुए हैं और वो मतलब वो एक साथ होता है सारे पूरे देश में, और इसलिए सारा पूरी मशीनरी लग जाती है, सारे सरकारी कर्मचारी उसमें लग जाते हैं, 1 महीने के अंदर फिनिश करते हैं। बल्कि लास्ट 3 दिन तो सरकारी कर्मचारी घूमते हैं इधर उधर, कोई घुमंतु जाति का कोई छूट तो नहीं गया, कोई फुटपाथ पे तो नहीं सो रहा है, हर आदमी गिना जाए इसके लिए। जिस प्रोसेस को आप 1 महीने में कर सकते थे, उस प्रोसेस को बीपीएल सर्वे को करने में इनको 5 साल लग गए। गिन रहे हैं, गिने जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं, और चल रही गिनती, अभी यहाँ से हुआ वहाँ, ये कर रहे थे। इतना देश मतलब एकदम बेवकूफ़ों का देश तो है नहीं। दिखता है ना कि आपने नहीं कराया भाई का सेंसस, इस पर आप वोट मांगने चले ओबीसी से। अब एकदम या तो बेवकूफ़ मान रहे हैं या फिर ओबीसी है, पता नहीं क्या है। मतलब दो ही सिचुएशन है ना जिस समय आप ओबीसी का वोट आप सीख करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस ओबीसी को आप एकदम बुरी तरह से साइड लाइन और डिस्कार्ड कर रहे थे। अब उन्हीं तो ऐसे नहीं चलता है ना, इतना चल भी जाता है कई बार, ऐसा भी नहीं कभी नहीं चलता है। तो लेकिन नहीं चलना चाहिए मुझे। ये बात बताइए मुझे, और आखिरी कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर जो इनकी पॉलिसी रही है डिसएडवांटेज ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटीज़ की, एक तो ये कांग्रेस वाला फॉर्मूला है, आपका सेंसस थोड़ा सेंट्रीफ्यूगल इस तरह का चीज़ों को। नहीं, उनकी पॉलिसी नहीं है कास्ट सेंसस, सॉरी। अच्छा, आप कह रहे हैं उनकी पॉलिसी नहीं है, वो कास्ट सेंसस कतई नहीं कराएंगे। बल्कि नरेंद्र मोदी ने अभी तक कोई सेंसस नहीं कराया जिसमें कास्ट इंक्लूड नहीं, एटलीस्ट उन्होंने उसको पेंडिंग रखा है नेशनल कंसेंसस वगैरह बनने तक या पॉलिटिकल प्रेशर बनने तक। अच्छा, फिर पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल प्रेशर में ही काम करना चाहिए। वोट बैंक का प्रेशर नहीं, चुनाव में अगर और डेमोक्रेसी में अगर वोट बैंक नहीं होगा तो कौन सा बैंक चलेगा? ये चलना चाहिए एक्चुअली। राइट, जब तक लोगों की डिमांड नहीं होगी। तो अभी होगी तो वो जब थ्रेशोल्ड पहुंच जाएगा, वो क्रिटिकल पॉइंट पहुंच जाएगा, रादर वो टिपिंग पॉइंट पहुंच जाएगा तो हो जाएगा, तब वो भी हो जाएगा। लेकिन उन्होंने तब तक कराया नहीं, रोक रखा है। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस कास्ट सेंसस कराएगी। ओके, प्राइम मिनिस्टर मोदी की डेवलपमेंटल पैराडाइम हमारे वल्नरेबल कम्युनिटीज़ जिनसे आप बात करते हैं, गांव में बात करते हैं, ग्राउंड पे बात करते हैं, उनके वर्ल्ड व्यू में पिछले 10 साल में इस सरकार ने क्या डेवलपमेंट पैराडाइम लेकर आए हैं? देखिए, कुछ चीज़ें तो हैं जो मतलब कुछ तो कंटिन्यूटी है, जो मतलब लिबरलाइजेशन, मार्केट, बिजनेस पर भरोसा करना कि वो वेल्थ क्रिएट करेगा, जॉब क्रिएट करेगा, उस पर एक फेथ जो है वो तो इस सरकार ने दिखाया है, जो बहुत ज़रूरी है। कई बार इकोनॉमिक पॉलिसी में कंटिन्यूटी जरूरी होती है, उसको 30-40 साल लगते हैं उसके नतीजे आने में। चाइना अचानक से नहीं बना, एक दिन में नहीं बना है, तो एक प्रोसेस में बना है, और वो प्रोसेस ऑन रखना अपने आप में चैलेंज होता है, खास करके जब तमाम तरह के पुल्स एंड प्रेशर्स हों। तो ये काम तो हुआ है। दूसरा, फेडरल स्ट्रक्चर्स को नरेंद्र मोदी सरकार ने कंटिन्यूटी में रखा है, तो कोई राज्य अगर ग्रोथ का उसके पास कोई मॉडल है तो उसको उन्होंने डिसरप्ट नहीं किया है। महाराष्ट्र का अगर इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है तो वो रहे, गुजरात अगर डेवलप्ड है तो उनके अपने स्टेट मॉडल्स को उतनी जगह दी है, उसमें उन्होंने कोई मतलब व्यतिक्रम वहाँ से वो नहीं लाया है। इसके अलावा नीचे के लेवल पर कुछ बहुत अच्छी योजनाएं हैं, कुछ योजनाएं उसमें से लागू हो पाई हैं, कुछ ब्यूरोक्रेसी और इन वजह से वो उतना असर नहीं दिखा पाई। जैसे एक बहुत अच्छी योजना है जो छोटे उद्योगपति, छोटे बिजनेसमैन को मुद्रा लोन की योजना है, जो कि अगर आइडियली बहुत अच्छे से लागू हो तो उसका बहुत फ़ायदा है। मैं उसके लिए कुछ बेनिफिशियरीज तो मैंने देख ही रहा हूँ। इसके अलावा जो विश्वकर्मा स्कीम है, जो आर्टिसान क्लास है, उसके लिए कुछ अच्छी स्कीम्स हैं जो कि अगर ढंग से लागू हो और पूरे जैसा लागू होना चाहिए वो हो तो उसका भी इम्पैक्ट आना है। एक बहुत अच्छी स्कीम स्टैंड अप इंडिया लोन की स्कीम थी कि हर बैंक एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति को हर ब्रांच एक लोन कम से कम देगा, मेरे ख्याल से 10 लाख से 1 करोड़ का, और उसके लिए कोलेटरल की ज़रूरत नहीं है, कोई गारंटी नहीं चाहिए, लोन देगा। तो ये एक स्कीम थी जिसका अब यही कि इंडिया ये कास्ट सोसाइटी एक्चुअली, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे चलती हैं वैसे जाकर वहाँ पर लागू होते होते किसी एक बैंक मैनेजर को लागू करना है, वो अगर अपने नोशंस हैं सोसाइटीज़ वगैरह को लेकर, तो हो सकता है कि इस स्कीम को उस तरह से लागू ना करे, तो शेड्यूल ट्राइब कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को उस तरह से
उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। मिला है, ऐसा भी नहीं कि नहीं मिला। अभी मैं स्टेट बैंक के एक फंक्शन में गया था तो वहाँ पर मैं कई लोगों से मिला, शेड्यूल कास्ट ऑफिसर से मिला, तो ऐसा नहीं कि नहीं मिला है। बट हाँ, मतलब जो और हो सकता था अभी इसमें, उसको बोलते हैं ना कि मतलब दिल मांगे मोर टाइप का, मतलब थोड़ा है, क्या है वो गाना भी है ना कि थोड़े की जरूरत ना, उस टाइप का मामला है कि मतलब शुरुआत हुई है निश्चित रूप से। और डेफिनेटली इस काम को अगर जो एक एनिमल इंस्टिंक्ट और स्पिरिट होता है बिजनेसमैन का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, उसको अगर अनलिश किया जाए, उनके जो शक्ल्स हैं वो रहे से अगर कुछ हैं तो उसको हटाया जाए, जो कि मतलब मैं उसको अच्छा मानता हूँ, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। हाँ, उसको अगर चलता रहे तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट आएगा इसमें। और मतलब एक तो बहुत स्पष्ट सी बात है कि देश ऑलमोस्ट कंटिन्यूटी में है। कोई कुछ नष्ट हो जा रहा है, कुछ बर्बाद हो जाएगा, ये आएंगे तो ये कर देंगे, संविधान नष्ट हो जाएगा टाइप का जो हल्ला है ना, दिस इज ऑल सॉरी, मतलब ये बहुत अच्छा आइडिया, गलत है ये। मेरे मुंह से गाली निकल रही थी, तो मतलब वो आइडिया जो है वो उसका कोई मतलब नहीं है। इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत ही स्टेबल है। दुनिया भर की जो डेमोक्रेसी 70 साल से कंटिन्यूटी में है, उन बहुत चंद गिने चुने देशों में भारत है। और इस डेमोक्रेसी, भारत अकेला देश है शायद जहाँ पर संविधान की लोग पूजा भी करते हैं। इस देश में संविधान को कौन ले जा सकता है, मतलब ही नहीं। संविधान दिवस मनाया जाता है बाकायदा इस देश में, नरेंद्र मोदी के समय ही शुरू हुआ, लोग उस पर माथा टिका के टेकते हैं। तो मतलब जो इस देश का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसको लोग लगभग अब धार्मिक भाव से जिसके साथ हैं, उसमें संविधान का नष्ट हो जाने की जो बात है मेरे ख्याल से गलत है। और इसका एक और कारण है, बल्कि दिलचस्प कारण है। अच्छा, मैं अगर देखूं तो नरेंद्र मोदी के पर्सोना के देखिए, एक व्यक्ति के तौर पर देखिए। अभी उसको आप मानिए कि वो प्रधानमंत्री नहीं है एज एन इंडिविजुअल, हाँ, बीजेपी का नेता भी नहीं है, उनके जीवन से प्रधानमंत्री पद भी निकाल दीजिए। एक व्यक्ति के तौर पर नरेंद्र मोदी का जब जन्म हुआ होगा तो नरेंद्र मोदी क्या रहे होंगे, कुछ उसके मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स या इंडिकेटर्स अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से एक लोअर मिडिल क्लास परिवार का आदमी है। निश्चित रूप से अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, सिंघानिया तो कतई नहीं है। मतलब वो गुजरात के भी 50,000 सबसे अमीर परिवारों में से एक परिवार तो नहीं है, परिवार के तौर पर कतई नहीं हुआ। तो मोटे तौर पर लोअर मिडिल क्लास परिवार का एक आदमी है। उसके इंग्लिश बोलते ही, मुंह खोलते ही हमें समझ में आ जाता है कि उनको इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि गुजराती स्कूल में पढ़े हैं, जो कि भारत में ज़्यादातर लोग अपने नेटिव लैंग्वेजेज में ही पढ़ते हैं। तो वो इलीट होते तो निश्चित रूप से ऐसा तो है नहीं कि उनको किसी बड़े शहर में भेज के उनका परिवार पढ़ा दिया होता। तो उनके परिवार के बाकी सदस्यों की भी शिक्षा दीक्षा से ये पता चलता है कि वो बहुत इलीट परिवार नहीं है, शिक्षा दीक्षा भी ऐसी भी है। कास्ट हायरार्की में भी देखें तो वो ब्राह्मण क्षत्रिय भी नहीं है, और जो अग्रवाल, जैन, बंसल टाइप जो लोग होते हैं वो भी नहीं है। मतलब उनके साथ उनके शादी वगैरह भी नहीं होती होगी, डेफिनेटली नहीं होती होगी। मोडगाची अल्टीमेटली ओबीसी कैटेगरी में ही है लीगली भी, तो ओबीसी आदमी है एक। मतलब इसके अलावा मुझे उनका कास्ट जो है वो भी डोमिनेंट कास्ट नहीं है, न उसके पास नंबर्स हैं। मुझे आज तक कोई मोडघाची जज का मैंने नहीं देखा, मैंने उसका कोई वाइस चांसलर नहीं देखा, कोई बिजनेसमैन नहीं देखा, कोई हाईएस्ट ऑफिसर नहीं देखा। तो मतलब इस तरह की एक कम्युनिटी का आदमी है, तो उसके लिए जीवन में कोई प्रिविलेज नहीं, कोई प्रिविलेज नहीं, एक भी प्रिविलेज नहीं है उसके जीवन में, बल्कि डिप्रिवेशंस ही हैं। 5-7 बड़े डिप्रिवेशंस हैं। मतलब कास्ट का डिप्रिवेशन है, क्लास का डिप्रिवेशन है, कल्चरल कैपिटल, एजुकेशन का डिप्रिवेशन है, वो नॉन डोमिनेंट ग्रुप का है, तो इलेक्टोरल एक तरह से उसमें भी डेफिशिएंसी है उस तरह से। तो डिप्रिवेशंस का मतलब एक भारत का जो द डिप्राइव्ड आदमी हो सकता है, सिर्फ वो एक है कि अछूत नहीं है, अदरवाइज बाकी सारे डिप्रिवेशन ऑलमोस्ट उनके अंदर है। उन्होंने खुद लिव्ड एक्सपीरियंस में देखे हैं, सीखे हैं नीचे से। बिल्कुल। तो ये आदमी जो डिप्रिवेशंस का पुतला है, ये आदमी भारत का प्रधानमंत्री कैसे बन जाता है? इसमें मैं अब आपको 3-4 फैक्टर्स निकाल लेता हूँ। जैसे मैं इस देश में डेमोक्रेसी को हटा देता हूँ, इस देश में संविधान को हटा देता हूँ, इस देश में इलेक्टोरल सिस्टम और पार्टी सिस्टम और पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है इसको हटा देता हूँ। इसके बाद क्या वो डिप्रिवेशंस का जो पुतला है
वो किसी देश का टॉप लीडर है क्या? तो इस नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री इस देश के संविधान ने, इस देश के लोकतंत्र ने, इस देश के इलेक्टोरल प्रोसेस ने, इस देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ने बनाया है। नरेंद्र मोदी भारतीय संविधान के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। इससे पहले के सारे प्रधानमंत्रियों की तुलना में ये कंपैरेटिवली डिप्राइव्ड हैं तमाम पैरामीटर्स पे। सबसे डिप्राइव्ड ऑलमोस्ट, सबसे डिप्रिवेशन का अगर इंडेक्स बनाए तो उस लेयर्स में वो नीचे कहीं पर हैं। वो आदमी प्रधानमंत्री बनता है, ये भारतीय लोकतंत्र का चमत्कार है, भारतीय संविधान का चमत्कार है। नरेंद्र मोदी का बिल्कुल ही जिस दिन दिमाग खराब हो जाएगा उस दिन वो इस संविधान को नष्ट करेंगे। अगर एकदम ही मतलब आउट ऑफ सेंसेस हो जाए किसी दिन कि मतलब कोई बीमारी हो गई, कुछ हो गया और लगेगा कुछ पता नहीं, मतलब मैं जिस आदमी से इस देश में संविधान को सबसे कम खतरा मानता हूँ वो आदमी नरेंद्र मोदी। कोई खतरा उस आदमी से नहीं हो सकता है, क्योंकि अगला इलेक्शन अगर ना हो और किसी और तरीके से सरकार बनती हो तो बीजेपी उनको उठा के फेंक देगी। बीजेपी इस मामले में बहुत रूथलेस पार्टी है, बाकी सारी पार्टियां रूथलेस होती हैं, सिर्फ पारिवारिक पार्टियों को छोड़ दें तो जो नेता चुनाव नहीं जितवा सकता है वो नेता पद पे नहीं रह सकता है, मतलब पार्टी लीड नहीं कर सकता है। आडवाणी चले गए, सीपीएम में प्रकाश कारात चले गए क्योंकि चुनाव नहीं जितवा सकते हैं। सारी पार्टी में इसी तरह होता है। तो अमेरिका में कॉर्बिन हट गए, आपको वहाँ पर कोई भी नेता जो चुनाव नहीं जिता रहा। अमेरिका में एक चुनाव जितवाने के बाद अगर हरवा दिया किसी राष्ट्रपति कैंडिडेट ने, अगली बार उसको थोड़ी नॉमिनेशन मिलता है पार्टी की तरफ से। तो नरेंद्र मोदी अगर चुनाव ना हो तो नरेंद्र मोदी को बीजेपी तो पूछेगी नहीं, देश तो क्या ही पूछेगा। तो इसलिए वजह से मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी से संविधान के पास संविधान सुरक्षित था 10 साल में। और अमेंडमेंट तो होते ही है ना, और इन्होंने अमेंडमेंट की रफ्तार भी इन्होंने घटा दी बल्कि। अच्छा, हाँ। इंदिरा गांधी ने अपने पहले 10 साल में 25 अमेंडमेंट किए और सिर्फ उनका 42nd अमेंडमेंट जो है, उस 42nd अमेंडमेंट में एक अमेंडमेंट में वो पहाड़ है अमेंडमेंट का, उस एक अमेंडमेंट के अंदर में 41 आर्टिकल्स बदले गए, 11 नए आर्टिकल ऐड किए गए, पूरा संविधान इधर उधर तहस नहस हो गया, चुनाव रुकवा दिए उन्होंने भारत में। उसके मुकाबले नरेंद्र मोदी ने क्या अमेंडमेंट किए हैं? 8 अमेंडमेंट किए 10 साल में। अमेंडमेंट क्या है कि जो जुडिशरी की नियुक्ति का तरीका है वो मूल संविधान का तरीका हो जाएगा, कोलेजियम सिस्टम विल गो, फर्स्ट अमेंडमेंट। सेकंड, उसके बाद जीएसटी आता है, ईडब्ल्यूएस आता है, महिला आरक्षण बिल आता है, फिर आता है जो ओबीसी कमीशन है उसको राष्ट्रीय दर्जा देना, ओबीसी की लिस्ट बनाने में राज्यों की भूमिका तय होती है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन है वो 10 साल और साल जारी रहे इसका बंदोबस्त होता है, और फाइनेंस कमीशन के तहत किसी स्टेट को कुछ अधिकार वगैरह देना था तो 6 शेड्यूल में मामूली सा मतलब अगर देखें जो आप लिस्ट बोल रहे हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विमेन, ओबीसी, जितने डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनके संवैधानिक अधिकारों को बढ़ाया ही है। इवन जुडिशरी को डेमोक्रेटाइज करने का भी प्रोसेस है, क्योंकि कोलिजन सिस्टम के बाद तो रिश्तेदार और बाप का बेटा, बेटा का वो भतीजा ही चल रहा है ना, तो उसको वो भी डेमोक्रेटाइज होता है। और इसकी वजह से कोलिजन सिस्टम के बाद इस देश में पेंडिंग केसेस की संख्या बहुत बढ़ गई है, क्योंकि अच्छे जजेज आ नहीं रहे, रिश्तेदारी में चलना है उस पूरे सिस्टम को। तो 80,000 के आसपास केसेज सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जिस समय कोलिजन सिस्टम आया था उस समय पेंडिंग ऑलमोस्ट 0 सी थी पेंडेंसी। तो ये जुडिशरी एफिशिएंट हो जाएगी तो इसका फायदा तो फिर आम नागरिकों को ही होना है ना। भारत में आदमी 2 जगह गरीब होता है, हॉस्पिटल में और कोर्ट में। अनफॉर्चुनेट। तो मतलब वो जाता है, वो मतलब गरीब होके आता है, मिडिल क्लास का आदमी गरीब होना है ना, इन 2 में से किसी एक जगह चला जाए, वही 1 साल के अंदर में ट्रेन होके आ जाएगा। तो उन्होंने जब जुडिशरी को रिफॉर्म करने की कोशिश की, जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट था, आने के बाद सबसे पहला काम किया था, उसको जुडिशरी ने रोक के असल में इस देश पर बड़ा अन्याय किया है कि वो अगर सिस्टम ठीक हो जाता तो केसेस जल्दी निपटारे होते। बहुत सारी कंपनियां भारत इसलिए नहीं आती हैं कि यहाँ पर कोई केस अगर कभी हम पे होगा तो हम 10 साल लड़ते रहेंगे और पता नहीं क्या होने वाला है। तो और उस पर महंगे वकील लगातार रखना और एक हियरिंग के 50 लाख देना, और ये इस गंदगी में वो विदेशी कंपनी आना नहीं चाहती हैं भारत। ये उनको डर लगता है यहाँ के पूरे ये जुडिशियल प्रोसेस से, क्योंकि कोई विदेशी कंपनी अगर 1,000-5,000 करोड़ और डॉलर और यूरो लगाने वाली है तो वो तो भारत का पूरा सिस्टम जानने की पहले कोशिश करेगी ना, स्टडी कराएगी ना, क्या कि इन्वायरमेंट लॉज क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो एनजीटी क्या है, कैसे काम करता है, जुडिशरी क्या है, कैसे पुलिस सिस्टम सबसे बड़ा डिटेल जुडिशियल लीगल प्रोसेसेस। एक तो वो एनजीटी जो मतलब अक्सर बैठा रहता है, कोई जज को वो फायदा पहुंचाने के लिए जज लोग ही उनको वहाँ भेज देते हैं और वहाँ पर इन्वायरमेंट के नाम पर रुक जाएगा,
आप माइनिंग नहीं करने दोगे। पूरे वेस्ट ने कोल से अपनी सिविलाइजेशन खड़ी की, अब वो फॉरेन के एनजीओ कहेंगे कि भारत को कोल मत निकालो, और कोल नहीं निकालेंगे तो आधी बिजली खत्म हो जाएगी। भारत का बिजली प्रोडक्शन 52% के आसपास 50% घट जाएगा। अभी मिट्टी के नीचे कोयला पड़ा हुआ है, पूरी हिपोक्रेसी। आप 100 साल से वहां पर पूरी सिविलाइजेशन आपने कोल से खड़ी की। तो जेम्स वाट का जो पावर इंजन, जो फर्स्ट इंजन है वो स्टीम है ना। वो स्टीम किस चीज से आया था? वो कोल पावर्ड ग्रीन एनर्जी से नहीं आया था। तो हमको भी अपने ढंग से ग्रो कर जाने तो हम बाद में ग्रीन कर लेंगे। प्रोसेस है, हम कर भी रहे हैं इतना, मतलब हम विंड एनर्जी और ये सब कर तो रहे हैं। लेकिन अभी आप हमको रोक दोगे कि तुम कोयला निकालोगे तो मतलब कुछ अपराध हो गया। ये कर रहे हैं ना एनजीओ, उनको फंड करते हैं और वो एनजीओ फिर पैसा देकर आंदोलन कराते हैं। मतलब सरकार को तो बहुत इसको स्ट्रिक्टली रोकना चाहिए। ये फॉरेन इंटरवेंशन है हमारे पूरे प्रक्रिया में। तो ये एक्चुअली अगर आप देखें तो ये पूरा मतलब जिस तरह से चल रहा है उसमें मतलब जो मैंने कहा ना कि बहुत हुआ है, बहुत करने की जरूरत है। और कंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी चाहिए। गवर्नमेंट और पार्टी से फर्क नहीं पड़ता है। सरकार भारत सरकार है जो कि कंटिन्यूटी है। भारत सरकार कभी भी कभी वो बीच में उसमें वो रप्चर नहीं होता है। उसमें डिसरप्शन पॉलिसीज में रप्चर नहीं, कहीं पर ऐसा पॉइंट नहीं जहाँ पे रुक गया और फिर कोई और सरकार हो, वो कभी डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है। तो आपके किए हुए समझौते लागू रह जाते हैं, आपके इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स रह जाते हैं, आपकी बनाई पॉलिसी रह जाती है। उसी से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और पूरा आगे बढ़ना चाहिए कि आपने अभी पॉलिसी बनाई, आप अब लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी अगर आप झटके में बदल दोगे तो फॉरेन कंपनी को लगेगा कि हम एक्सपेंशन अगर आज से 5 साल बाद करना चाहेंगे, आप ऐसे झटके में अगर ये पॉलिसी बदलते हैं तो फिर यहाँ पर हमारा एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा, हमारी पूरी वो पूंजी डूब जाएगी। कल को आप कुछ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा दोगे। तो ये किसी भी देश में इसमें एक कंटिन्यूटी चाहिए। तो सबसे अच्छी बात मुझे लगता है कि इस समय जो हो रही है वो नरसिम्हा राव की पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी है। और कंटिन्यूटी को लोग कई बार उतना एक्साइटिंग नहीं लगता है, बड़ा मतलब उसमें उत्तेजना नहीं थी, मज़ा नहीं आता है। लेकिन कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है प्रोग्रेस के लिए। और कोई चेंज भी है, डिसरप्शन है, इवन सोसाइटी में डिसरप्शन है। बाबा साहब ने जैसे एनालिसिस ऑफ कास्ट में कहा कि भारत रिवोल्यूशंस का देश नहीं है, सोसाइटी में भी रिवोल्यूशन नहीं होना है यहाँ पर। उसकी नॉन पॉसिबिलिटी पर वो बात कर रहे हैं कि लेकिन इवॉल्व तो हो सकती है ना, चेंजेज हो सकते हैं। फिर वो सजेस्ट करते हैं बहुत सारे उपाय कि आप मंदिरों में पुजारी सिस्टम को ठीक कीजिए, उसको डेमोक्रेटाइज कीजिए, हर कास्ट के लिए खोलिए, फिर उनका थोड़ा बहुत कोई एक टेस्ट लीजिए, फिर उनको एक सर्टिफिकेट दीजिए। जिनका सर्टिफिकेट ना हो वो पुजारी ना बन सके, पता नहीं उसको शास्त्रों का कितना ज्ञान है, इसकी परीक्षा होनी चाहिए। तो एक रिफॉर्म का वो पूरा प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि अगर हिंदूज को रिफॉर्म होना है तो प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। इसमें वो एनिमोसिटी में नहीं है हिंदुओं से, वो इस समय ग्रेजुअल रिफॉर्म और इंटरनल रिफॉर्म की बात सुधरने के लिए कर रहे हैं कि तुम बाकियों से पिछड़ जा रहे हो। बाकी रिलीजन के लोग कितने मतलब उनके कम संख्या तुम्हारे ज़्यादा संख्या पर क्यों भारी पड़ती है, इसकी वजह उनका ब्रदरहुड है। तुम अपने अंदर ब्रदरहुड पैदा करो, फ्रेटर्निटी लाओ। पूरा वो प्रिस्क्रिप्शन एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की तरह प्रिस्क्रिप्शन को एनालिसिस ऑफ कास्ट को हर हिंदू को पढ़ना चाहिए कि हम अगर सुधार के प्रोसेस में जाना चाहते हैं तो एक क्या क्या उसके लीवर्स हैं और क्या क्या तरीके हैं, क्या प्रिस्क्रिप्शन है। शाम को दवा लेनी है कि नहीं लेनी है, पानी गर्म पानी के साथ लेना है कि ठंडे पानी के साथ लेना है, इस इतने माइन्यूट डिटेल्स के साथ बाबा साहब ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है सोशल रिफॉर्म का। तो ये एटीट्यूड ये होना चाहिए। जैसे कि अभी हुआ ना कि भाई अयोध्या का राम टेम्पल बना, टोटल 15 जजमान थे, उसमें से सिर्फ 5 हिंदू अपर कास्ट के थे। अभी दीज आर द प्रोसेसेस। राइट ये स्ट्रक्चरल, हाँ, ये पतित पावन टेम्पल वाला राइट रिफॉर्म मॉडल है। मुझे बहुत सारी चीज़ों से प्रॉब्लम है। मैं हो सकता है कि मैं निजी तौर पर सोचूं कि ये तो मतलब इतने बुरे सिचुएशन में आपको क्यों रहना चाहिए, आप क्यों नहीं बुद्धिज़्म की तरफ चले जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवाल लगातार सोसाइटीज़ के सामने आते हैं। तो इसको तो सोसाइटी से हिंदू सोसाइटी इज़ ग्रैपलिंग विद दिस प्रॉब्लम ना। आज की तारीख में जब आप कोई दलितों पर अत्याचार करते हैं, दलित पहली धमकी क्या देता है, धर्म छोड़ के चला जाऊँगा, मत करना प्लीज़ अगली बार, नहीं तो हम जहाँ चले जाएंगे। अभी ये आप उसके लिए पॉसिबिलिटी क्यों छोड़ रहे हो? तो इसको निश्चित रूप से हिंदू रिलीजन को रिफॉर्म प्रोसेस में होना चाहिए। फॉर्म हुआ है, कोड डाइनिंग देखते देखते आ गई, और साथ रहना, साथ पढ़ना, सारे गुरुकुल सिस्टम अब डिसमेंटल हो गया है, सारे कास्ट के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं, और कास्ट और प्रोफेशन का जो एक बहुत आयरन
मतलब गेट जैसा होता था कि ये लोग वो करेंगे, ये पूरी तरह से लगभग डिसमेंटल हो रहा है। सारी कास्ट सारा कुछ करे, सर्विस में इस समय जितने ब्राह्मण हैं अब तक कहाँ और कोई है भी नहीं। तो ये उस तरह से चीज़ें बदलेंगी, लेकिन भारत में कभी भी ना ये कोशिश नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से हम पूरा एकदम अगले सुबह उठे तो सब बदल जाएगा। ये देश नहीं है ऐसा। यहाँ कोई फ्रेंच रिवोल्यूशन, कोई रशियन रिवोल्यूशन, कोई चीज़ हुई नहीं है। और नहीं हुई तो कुछ तो है ना इस देश की बनावट में, जो चीज़ों को जोड़े रखता है। इतनी तकलीफ में आदमी रहता है लेकिन रिवोल्यूशन नहीं सोचता है। ये जो एडमंड बर्ग की एक थीसिस भी है, किताब भी है, रिफ्लेक्शंस ऑन फ्रेंच रिवोल्यूशन, उनकी एक बहुत फेमस किताब है। पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन लेवल पर जनरली पढ़ा दिया जाता है पूरी दुनिया में ही। तो वो कहते हैं कि एडमंड बर्ग की थ्योरी ये है, उनकी थीसिस है कि रिवोल्यूशंस में आदमी क्यों नहीं जाना चाहता है। इसमें बताते हैं कि रिवोल्यूशन से सिर्फ एलीट और अमीर नहीं डरता है कि हम इससे बुरी सिचुएशन में चले जाएंगे। जो सबसे बुरी स्थिति में है, जो गरीब है, वो भी रिवोल्यूशन में नहीं जाना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कहीं इससे बुरी हालत में तो नहीं आ जाएंगे। और इस सिस्टम में भी, जिस सिस्टम में है उसमें हो सकता है कि उसको होप हो, और इसकी वजह से वो गरीब भी, जैसे सबसे गरीब जो है उसने दुनिया में कहीं रिवोल्यूशन नहीं किया है। इवन फ्रेंच रिवोल्यूशन भी जो है मिडिल क्लास ने किया, आपको रशियन रिवोल्यूशन, कोई भी रिवोल्यूशन जो है वो सबसे गरीब, जो सबसे मिजरी में है वो रिवोल्यूशन नहीं करता है। उसको पता नहीं कि ये तो क्या उल्टा पल्टा बोल रहा है, इसके कहने पे चले जाएंगे, कल को ये एक छोटा सा झुग्गी ये भी तो नहीं चला जाएगा। तो इस वजह से जब ये बहुत रेडिकल आइडिया जब राहुल ला रहे हैं ना, ये प्रेम पेट्रोडा ला रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का, ये सिर्फ अमीरों को नहीं डरा रहा है कि हमारी संपत्ति चली जाएगी। जिसके पास सोने का गहना है सिर्फ वो नहीं डर रहा है, चांदी का गहना वाला भी डर रहा है। और वो शायद सबसे ज्यादा डर रहा होगा। उसके लिए तो रोजी रोटी की बात है। उसके लाइफ में पहली बार कुछ आया है। वो एक इलेक्ट्रिक ई रिक्शा खरीदा है, उसके पास है, और सेकंड हैंड खरीदा है 40,000 में, उसके पास वो है। इससे वो मतलब बच्चे को उसने एक सरकारी स्कूल में भेजना शुरू किया, उसकी किताब खरीद लेता है, उसको महीने में उसकी 2 ड्रेस खरीद रहा है। तो उसको लग रहा है कि चीज़ें एक ग्रेजुअल चेंज के प्रक्रिया में पॉजिटिव चेंज के रास्ते पर चल रही है। और इनके कहने पर हम इस क्रांति के चक्कर में पड़ेंगे, पता नहीं कहाँ पहुँचा देगा। तो ये अनसर्टेनिटी जो है वो क्रांतियाँ नहीं होने देती है, और ये ठीक भी है। भाई फ्रेंच रिवोल्यूशन के 5 राजा को हटाया उन्होंने, रानी का काटा, एक सबकी गर्दनें उड़ा दी, मतलब पब्लिक में गर्दनें काटी गई सारे एलीट की, वहाँ पर रूलिंग एलीट की। 5 साल में तो उनको नए राजा की जरूरत पड़ गई। नेपोलियन को उठा के बैठा दिया, फिल्म आई है so much for a revolution and so much for क्रांति। एक धर्मयुग, एक बहुत पुरानी मैगजीन हुआ करती थी, उसकी कवर स्टोरी है कि क्रांतियाँ हुई फिर क्या हुआ। एक किस्सा है बहुत इंटरेस्टिंग। रशिया में क्रांति हो गई, लेनिन ने क्रांति कर दी, उसके बाद स्टालिन आया, उसके बाद करते करते ब्रेजनेव राष्ट्रपति बन गए। अभी राष्ट्रपति जो है वो अमेरिका में जो जार का महल है और स्ट्रक्चर उन्हीं में रहता है, तमाम उसके समर हाउस और ये वो विंटर मतलब सब चल रहा है, रेंच वो सब कुछ है, उसी में रह रहा है। तो गांव में रहती थी ब्रेजनेव की माँ। ब्रेजनेव की माँ को ब्रेजनेव बुला के ले आया और वो दिखाया कि देखो मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा घर है, और ये तो वहाँ ले गया, वहाँ घर है। तो ब्रेजनेव की माँ ने एक सवाल पूछा कि बेटे अगर कम्युनिस्ट आ गए तो क्या होगा? सब चला जाएगा। अभी कम्युनिस्ट राष्ट्रपति रिवोल्यूशन करके यहाँ पहुंचा है। तो इसलिए रिवोल्यूशंस पर लोगों का जो फेथ नहीं है ना, उसकी वजह है कि ग्रेजुअल चेंजेस से उनको अपने परिवर्तन दिखते हैं। आप ये मानते हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो ऑलमोस्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ही है? फिर मैं वही कह रहा हूँ कि क्या अटरेंसेज है ना, ये आखिरी वक्तव्य नहीं है। उसके आसपास क्या कर रहे हैं, उसके आसपास आप भट्टा बरसौल कर रहे हैं, इसके आसपास आप एक शॉर्ट सेलर के कहने पर इंडियन मार्केट को गिरा दे रहे हैं, इसके आसपास आप भूमि अधिग्रहण के पूरे प्रोसेस को ख़राब कर रहे हैं, इसके आसपास आप पर्यावरण के नाम पर इस देश में के डेवलपमेंट के जो कोर सेक्टर है उसको आप वहाँ डिस्ट्रप्शन करना चाहते हैं। इसके साथ अगर जब हम इसको पढ़ते हैं और इनके बयानों को देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि मार्क्सिस्ट छाप इस पर कितनी गहरी है। राइट। माय लास्ट क्वेश्चन, एक डिसएडवांटेज कम्युनिटी का मेंबर अगर मैनिफेस्टो को पढ़ता है तो बीजेपी का मैनिफेस्टो और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में टॉप 3 मैं कहूँगी उनके लिए क्या प्रोविजंस दोनों पॉलिटिकल पार्टीज देती हैं एज दिस कंट्री गोज फॉर इलेक्शंस? राइट। तो मेरा जवाब ये है, बहुत सोच समझ के मैं जवाब दे रहा हूँ। मैनिफेस्टो देखकर भारत का कोई वोटर वोट नहीं देता है। वो आपको आपके पीछे के कामों से
और उस काम के को देखते हुए आपकी जो रियल प्रोमिसेस हैं उस पर आपको वोट देता है। आप सिर्फ ये कह देंगे कि आऊँगा तो 1 लाख दूंगा, आपके पीछे के काम जो नियत है उसको पुष्ट नहीं करते हैं। क्योंकि 2019 में भी तो उन्होंने कहा था 75,000 दे देंगे, और नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल में हम 6,000 देंगे किसान। 6,000 पे लोगों ने भरोसा किया, 75,000 पे नहीं भरोसा किया। तो ये क्या बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही हैं, ये इसके बियॉन्ड है। आप कह देंगे कि हम स्वर्ग ला रहे हैं, तो बोलेंगे तो तुम्हारा शासन है ना कर्नाटक वहाँ लाओ, हिमाचल में लाओ, तुमने छत्तीसगढ़ में 5 साल में क्यों नहीं लाया? अभी इन्होंने चलाया ना 5 साल अशोक गहलोत ने, आप थोड़ा सा स्वर्ग राजस्थान में ले आते। आप 2004 से 14 के बीच स्वर्ग ले आते। तो आप अगर स्वर्ग लाने की दिशा में कुछ नहीं किया आपने, ये अगर भरोसा नहीं पैदा किया है, अब आप अचानक कहेंगे स्वर्ग ला देंगे। हालांकि होता है कई बार, सरकार इसलिए बदलती भी है कई बार कि भाई आप एक अपना इनकम्बेंसी भी क्रिएट करने लगते हैं, असंतोष भी क्रिएट करते हैं, लोगों की होप और बढ़ जाती है। कई बार आप जब अच्छा करते हैं तो होप बढ़ा देते हैं, एस्पिरेशंस बढ़ पॉसिबल जाते है, हो सकता है नहीं हो रहा है, इसमें ये करेगा शायद वो करेगा। लेकिन जनरली मैं जो पॉलिटिकल प्रोसेस को देख रहा हूँ, जो प्रक्रियाओं को देख रहा हूँ, उससे मुझे लगता है कि बहुत आप असंभव प्रॉमिस जब करते हैं ना, तो लोग मानते नहीं है कि देगा नहीं, ये बोल रहा है बोल रहा है देगा नहीं, ये करेगा। तो ये इस वजह से मुझे लगता है कि आपको अपने फिलोसफीज पिछले कामकाज के साथ सिंक करने वाला, उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए, तभी उन प्रोमिसेस को लोग सुनते हैं, वरना नहीं करते हैं। नहीं दोगे, आपको मालूम है नहीं दोगे। आप बोल रहे हो, लेकिन आपने कहा कि आप भारत में हर किसी को शिक्षित कर दोगे, नहीं करोगे। आपने बोला था कि हर किसी को हेल्प कर दो, नहीं। तो ये लोग समझ में आ जाता है इतना, मतलब अपना लाइफ है ना, उनको विजडम के लिए कोई मार्क्स एंजल्स और ग्रामसी और एडमंड बर्ग और सी राइट मिल और हॉब्स और लॉक पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनको मालूम है कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, इसको देंगे तो ये ठीक रहेगा, इसको देंगे तो ये हमारा हिस्सा काट के उसको दे देगा, इसका बिहेवियर ऐसा रहा है, बोल ये रहा है, करेगा वो। तो इस तरह लोगों को डाउट आ जाता है। राइट। नहीं, आई थिंक ऑन दैट नोट वी विल कंक्लूड, क्योंकि जैसा कि हमने मैनिफेस्टो से बात करी थी, लेकिन आपने जो बोला कि आपके खुद के कर्मा, so to speak, that goes a long way. Karma not in religious sense. Yes, but karma and how do I say intangible senses will go forward. Thank you so much.